हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अपन चैप्टर को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जितना एनसीईआरटी में है उतनी डिटेल्स अपन करेंगे और एक एक लाइन जो एनसीईआरटी की उसको समझने की कोशिश अपन करने वाले हैं। ये जो सीरीज है आज से स्टार्ट हो रही है और कोशिश ये रहेगी इसको मार्च तक जो है पूरी बायोलॉजी, चाहे वो 11th की चाहे 12th की, पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से रीड करवाई जाए। रीड का मतलब बढ़िया से समझाई जाए। ठीक बात है। तो ये सीरीज मार्च तक चलेगी। ठीक है, मार्च तक आपकी 11वीं 12वीं दोनों बायोलॉजी आपकी खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। हर एक चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में ही खत्म कर दें। अगर कोई चैप्टर ज्यादा बड़ा होता है तो अपन उसको दो पार्ट्स में लेंगे। ठीक बात है। अगर कोई चैप्टर ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, लेंथी है, तो उसको अपन दो भागों में करेंगे या फिर अपन ज्यादातर जो चैप्टर है उनको एक एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। ठीक बात है भैया। इसका शेड्यूल क्या होगा, कौन से दिन कौन सा चैप्टर जो वो करवाया जाएगा? शेड्यूल जो है वो आपको आज 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। कौन सा चैप्टर कौन से दिन करेंगे ये आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए मेरी एक शर्त है। इस शेड्यूल में आपको दे दूंगा 12 बजे से पहले, ठीक है, रात को 12 बजे से पहले दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट्स करने हैं इस वीडियो पे। ठीक है, लाइक करने हैं। लाइक और कमेंट नहीं आए तो फिर मैं नहीं भेज रहा। लाइक और कमेंट कर देना और फिर आपको मिल जाएगा। चलो, इस चैप्टर को अपन दो भागों में करेंगे। एक भाग जो वो आज करेंगे, एक पार्ट इसका कल करेंगे। फिर मैं आपको जो शेड्यूल दूंगा उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी क्लासेस जो है वो रहेंगी। आपको पहले से पता रहेगा कौन से दिन कौन सा चैप्टर जो है वो होने वाला है। ठीक बात है। चलो, तो इस चैप्टर को अपन शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक बात है। कॉमेंट्स और लाइक मुझे भरपूर चाहिए इस वीडियो पे। चलो शुरुआत करते हैं। मानव जनन चैप्टर है, ठीक है, और इसमें जो एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उन पर अपन रहेंगे। ठीक है, उनसे बाहर ज्यादा अपन एक्स्ट्रा ज्ञान जो है ना वो यहां पर नहीं लगाएंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान तो चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे एक्स्ट्रा, बाकी ज्यादा अपन पूरा एनसीईआरटी पर फोकस रहेंगे। ठीक बात है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किसकी, ये आपको क्या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन में क्या कहती है एनसीईआरटी, ध्यान से सुनना यार। एनसीईआरटी क्या कहती है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, तो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए। अरे इतना जूम मत हो भाई। चलो, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, हमें पता है भाई, आप जानते हो, मतलब हम जानते हैं, ये बात एनसीईआरटी को पता है कि हम जानते हैं। ठीक है भैया, नहीं पता तो भी एनसीईआरटी मान के चलती कि हम जानते हैं। चलो कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव परजक या जरायुज प्राणी है। इसका मतलब समझाता हूं पहले तो आपको इस लाइन का मतलब क्या है। एनसीईआरटी कहते हैं कि मानव जो होता है ना, वो पहली बात तो लैंगिक जनन करता है। अरे ये बात तो सबको पता है भाई। किसी मानव को आपने देखा है क्या अलैंगिक जनन करते हुए? लैंगिक जनन ही तो करते हैं ना सारे। ठीक है, तो मानव सबसे पहली बात तो लैंगिक जनन करता है। ठीक बात है। तो ये वाला पॉइंट, मानव सबसे पहले तो लैंगिक रूप से जनन करता है। दूसरी बात एनसीईआरटी कहती है लैंगिक जनन करने वाला और सजीव परजक या जरायुज प्राणी है। भैया लैंगिक जनन वाला तो बात हमें समझ में आती है कि मानव जो है वो लैंगिक जनन करता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है सजीव परजक जरायुज प्राणी, ये क्या है? अभी इसका मतलब समझाते हैं। ये जो सजीव परजक जरायुज या फिर जरायुज प्राणी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हो, ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हो, उन जीवों को क्या कहा जाता है, उन प्राणियों को क्या कहा जाता है? जरायुज प्राणी कहा जाता है। वापस समझो। ऐसे प्राणी या फिर ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी कहते हैं। जैसे भैया सारे बच्चों को जन्म देते हैं? अरे नहीं, सारे बच्चों को जन्म कहां देते हैं, कुछ अंडे भी तो देते हैं ना। अरे जीव अंडे भी तो देते हैं। ठीक है, तो मानव को कभी अंडे देते देखा है क्या? नहीं देता मानव अंडे, बच्चे पैदा करता है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या कहा है मानव को कि ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। उसके अलावा एक ऐसा प्राणी है जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी का मतलब क्या है कि ये बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। ठीक बात है। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे प्राणियों का कहा जाता है जरायुज प्राणी कहते हैं। ठीक बात है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो इनको जरायुज प्राणी कह दो या फिर सजीव परजक कह दो। सजीव परजक या फिर जरायुज प्राणी एक ही बात है, एक ही मतलब है कि भैया जो
प्राणी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है उसको क्या कहते हैं अपन, जरायुज प्राणी कहते हैं। और जो अंडे देते हैं, जो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं वो क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत जब जनन घटना होती है मानव के अंदर, तो क्या क्या आपके इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, और इस इंट्रोडक्शन में जितनी बातें दे रखी है ना, वही बातें अपन डिटेल में करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें जितनी जितनी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, उन्हीं छोटी छोटी बातों को अपन डिटेल में करेंगे इस पूरे आगे चैप्टर में। ठीक बात है। तो क्या कहती है, मानवों में जनन घटना के अंतर्गत, जो जनन घटना जितनी भी होती है, जितनी भी घटनाएं होंगी, उनके अंतर्गत क्या होगा, युग्मकों की रचना होगी। सबसे पहले तो अपन को युग्मक बनाने पड़ेंगे। अरे जनन अपन को करवाना है तो युग्मक के बिना जनन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जनन अगर आपको करवाना है, लैंगिक जनन, जनन भी कौन सा, लैंगिक जनन, मानवों के अंदर लैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, तो मानव के अंदर अगर जनन हो रहा है तो वो लैंगिक जनन ही हो रहा है। तो मानवों के अंदर जनन के लिए अपन को सबसे पहले तो युग्मकों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत पड़ेगी? अरे युग्मक के बिना जनन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? युग्मकों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा अपन वो क्या करना पड़ेगा? युग्मकों की रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? युग्मकों की रचना करनी पड़ेगी। और युग्मकों का निर्माण, युग्मकों के निर्माण को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया से युग्मकों का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? युग्मक जनन कहते हैं। समझ में आई क्या ये बात है? जिस प्रक्रिया से युग्मकों का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? युग्मक जनन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं ये यूज करके देखूं, हाइलाइटर यूज चलता है क्या इसमें सही से? मजा नहीं आया, आ रहा है क्या मजा? ये यूज करें क्या? नहीं, अंडरलाइन ही कर देंगे, देखेंगे बीच बीच में, इसको भी काम में ले लेंगे। चलो, यहां तक समझ में आई आपको कि अगर मानव जनन आपको करवाना है तो सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए, भाई क्या क्या चीजें अपन को चाहिए? देखो, अपना जो मोटिव है वो क्लियर रखो। अपन को करवाना, मानव का जनन करवाना है, मानव में जनन करवाना है, मतलब बच्चा पैदा करवाना है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो बच्चा पैदा कराने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? युग्मक की जरूरत पड़ेगी अपन को। तो युग्मक की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले युग्मक बनाएंगे कैसे? तो युग्मक की रचना को करने के लिए जो प्रक्रिया लगती है उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्लियर है? चलो, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। ठीक है, अब युग्मक रचना, मैंने युग्मक नाम ले दिया। पुरुष के अंदर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और जो स्त्री है, जो महिला है, उसके अंदर जो युग्मक होता है वो क्या होता है? अंडाणु। ठीक बात है, दोनों के अंदर युग्मक बनेंगे। मेल के अंदर क्या बनेगा? मेल के अंदर क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। अरे समझ में आई क्या ये बात? समझ में आई या नहीं आई? मैं कह रहा हूं सबसे पहली प्रोसेस अपन को, सबसे पहली जो चीज है अपन को युग्मक चाहिए। तो युग्मकों की रचना, युग्मक जनन। ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं पुरुषों के अंदर ये जो युग्मक है उसको क्या कहेंगे अपन? शुक्राणु। और जो स्त्री है उसके अंदर अंडाणु। ठीक बात है। चलो, तो अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का बनना। शुक्राणु क्या है? युग्मक है। अंडाणु भी क्या है? युग्मक है। शुक्राणु पुरुष का युग्मक है और अंडाणु जो है वो स्त्री का युग्मक है। ठीक बात है। अब यहां पर अपना युग्मक बन के तैयार हो गए। अरे युग्मक बन गए ना? ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु बन गए। अब क्या करना है अपन को? दोनों को आपस में मिलवाना है। किसको मिलवाना है? दोनों युग्मकों को आपस में मिलवाना है। कैसे मिलवाएंगे? देखो भाई, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्य सेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन। अब आगे बात करेंगे ना। अब अपन को क्या करना है? दोनों को आपस में मिलवाना है। किसको मिलवाना है? दोनों युग्मकों को आपस में मिलवाना है। तो क्या करेंगे अपन? जो शुक्राणु होगा उसको क्या करेंगे अपन? जो स्त्री जनन पथ है उसके अंदर उसको स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, जो स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करेंगे। अगली प्रोसेस अपनी क्या है कि भैया शुक्राणु जो है उनको जो स्त्री जनन पथ है वहां तक अपन उसको पहुंचा दें। अब शुक्राणु को स्त्री जनन पथ तक पहुंचा रहे हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। क्लियर है? अगली प्रोसेस क्या है? वहां तक पहुंचा दिया, अब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे। अपन ने पहले तो पहुंचाया, जनन पथ तक पहुंचा दिया अपन ने, जनन जो पथ है, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वहां तक अपन ने पहुंचा दिया। अब दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। तो अब क्या होगा? पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन होगा। संलयन का मतलब आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, संलयन उसको वो कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन।
हिंदी में निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन क्या होता है? निषेचन किसको कहते हैं कि जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक है दोनों आपस में मिलेंगे, संलयन होगा दोनों का, और उसी को क्या कहते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहा जाता है। तो अब क्या होगा? पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन हो गया, इसी को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। तो यही सारी चीजें अपन आगे डिटेल में करने वाले हैं, अभी बस इतना समझो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में, ठीक है। जिसके कारण युग्मनज बनेगा। अब जब दोनों मेल और फीमेल जो युग्मक है, नर और मादा युग्मक है, दोनों आपस में मिल गए तो उसको क्या कहेंगे अपन? निषेचन कहेंगे। उसके बाद में दोनों को मिलने के बाद में क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। अरे मेल युग्मक फीमेल युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। तो इसके बाद क्या बनता है? जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या होगा? जाइगोट जो है वो क्या किसमें डेवलप होगा? जाइगोट जो वो विकसित होगा किसमें? भ्रूण बनेगा उससे। भ्रूण से क्या बनेगा? भ्रूण जो है वो विकसित होगा, अभी आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। इसमें ये सारी जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना, जो जाइगोट है उसमें कुछ विभाजन होंगे, अब डिटेल में इनको आगे करेंगे ना, डिटेल में इनको आगे करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। तो उसके बाद में क्या होगा? जाइगोट जो है युग्मनज जो है उसके अंदर कुछ विभाजन होंगे। विभाजन होने के बाद में क्या बनता है? कोरकपुटी, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की रचना होती है, ठीक है। उसके बाद में उसका परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब उसका विकास होगा। रचना होने के बाद में वो विकसित होगा, विकसित हुआ परिवर्धन, ठीक है। और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। फिर जो गर्भाशय की दीवार होगी ये उससे जाके चिपक जाएगा। कौन चिपक जाएगा? जो अपना युग्मनज बना है, युग्मनज से कोरकपुटी, कोरकपुटी से ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर आके चिपक जाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी हो रही है अभी, है ना। गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतरोपण, ठीक है। अब इसको कहते हैं अंतरोपण। उसके बाद में क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन होगा, ठीक है। भ्रूण का विकास होगा। भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब क्या है? भ्रूण का विकास होगा। जब भ्रूण का विकास चलता रहता है उस जो अवधि है उसको क्या कहते हैं अपन? गर्भावधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावधि, प्रेगनेंसी कहा जाता है उसको ना, हाँ। और शिशु के जन्म, प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। उसके बाद में शिशु का जन्म होता है। उसको जब शिशु का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहा जाता है। जब डिलीवरी होती है बेबी की उसको क्या कहते हैं अपन? प्रसव कहते हैं, कि ये क्रियाएं घटित होती हैं। ये सारी घटनाएं जो है मानव जनन के अंदर होती हैं। सबसे पहले अपन ने युग्मक बनाए, युग्मक बनाने के बाद में दोनों युग्मकों को, जो शुक्राणु था उसको अपन ने स्त्री जनन पथ तक पहुंचाया। उसके बाद दोनों आपस में मिले, निषेचन हुआ, जाइगोट बना, युग्मनज बना। उसके अंदर फिर कोरकपुटी बनी, ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो गर्भाशय की दीवार से चिपका। उसके बाद में जो भ्रूण है उसका परिवर्धन हुआ, मतलब विकास हुआ। उसके बाद में जब उसका विकास चलता रहता है उस पीरियड को क्या कहते हैं अपन? गर्भावधि कहते हैं। उस अवधि को क्या कहते हैं? गर्भ अवधि कहते हैं, ठीक बात है। उसके बाद में क्या हुआ? प्रसव हुआ, ठीक है। प्रसव का मतलब बच्चे का जन्म हुआ। ये सारी घटनाएं होती हैं। बच्चा ये तो जन्माना था अपन को, ठीक है। ये तो अपना मोटिव था, बताया था मैंने आपको कि बच्चा पैदा करवाना है, करवा दिया, ठीक है। अभी इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है अपन, है ना। चलो, आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। ये जितनी भी घटनाएं हैं, अरे बच्चे पैदा करने की जो घटनाएं हैं वो सब कब स्टार्ट होती है? यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब प्यूबर्टी जब आती है ना, उसके बाद में ही ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। उससे पहले जो है बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता। ये सारी घटनाएं नहीं चल सकती, ठीक है, ना मेल के अंदर ना फीमेल के अंदर, ठीक है। तो प्यूबर्टी जो है वो आनी चाहिए, यौवनारंभ के बाद में ही ये सारी घटनाएं होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है। जो वृद्ध पुरुष होता है, मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा आदमी है, उसके अंदर शुक्राणु बनते रहते हैं। लेकिन कोई बूढ़ी महिला है ना, उसके अंदर जो है जो युग्मक है वो नहीं बनते। 50 साल बाद में जो है महिला के अंदर युग्मक बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना जो है 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम ये मानव में स्त्री और पुरुष जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। अब इनको सब चीजों को अपन डिटेल में करेंगे। यहां क्या कहता है कि कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति है, उसके अंदर जो है शुक्राणु जो है वो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन जो अंडाणु की बात करें महिलाओं के अंदर, तो 50 साल बाद में अंडाणु जो है वो बनने की 50 साल के आसपास जो है खत्म हो जाती है सारी सिस्टम। चलो अब आ जाओ इधर। मजा आ रहा है? क्या रे, मजा आ रहा है? इस तरीके से अपन एनसीईआरटी की एक एक लाइन को करने वाले हैं। समझ में आया क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया है। अब इन्हीं चीजों को यार अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इस पहले को पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर को अपन 2 भागों में करेंगे। आज जो है इसमें अपन
क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन आधा भाग आज करेंगे, आज वाला भाग थोड़ा छोटा रहेगा, कल वाला पार्ट जो उसका बड़ा रहेगा, ठीक है। अब वो पार्ट कल आएगा, कब आएगा मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा। इसके लिए अब करना क्या आपको, कमेंट्स प्लीज 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 कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, मानव जनन, मानव जनन स्टार्ट किया अपन ने। अब यहां पर क्या लिखे हुए हैं, वही बातें, वही नोट्स के रूप में लिखी गई हैं सारी बातें जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताई थी। तो ये नोट्स भी आपको कहां मिल जाएंगे, ये आपको मिलेंगे ऐप पे। तो ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आए कि भैया क्या करना है, ऐप खोल तो लिया हमने लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो यार ऐप में एक चैट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे चैट, वैसे ऐप में भी चैट का ऑप्शन है। चैट करो, मैसेज करो, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा भैया आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट भी आपको मिलते हैं ऐप पे। तो टेस्ट वगैरह कैसे मिलेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। लैंगिक जनन की घटनाओं की बात कर देंगे। अभी अपन ने बात करी वही घटनाओं की बात करी अपन ने लैंगिक जनन की। अरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये एनसीईआरटी में क्या दे रखी थी, अभी ये सारी क्या थी, लैंगिक जनन की घटनाएं तो दे रखी थी, बस वही अपन ने यहां नोट्स में ऐड कर रखी है। सबसे पहले क्या थी, सबसे पहली घटना क्या थी, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होती है, नर तथा स्त्री युग्मकों का निर्माण, इसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन, ठीक बात है। फिर क्या है, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन किसको कहते हैं, जो शुक्राणु है उसको अपन स्त्री जनन पथ तक अपन पहुंचा दें, उसको क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। तो स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या होता है, वीर्य सेचन होता है, ठीक है। फिर आया निषेचन। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंग्लिश में, फर्टिलाइजेशन। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे, नर तथा स्त्री युग्मक जो आपस में मिल जाएंगे उसको क्या कहते हैं, उनका सलयन को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। तो नर तथा स्त्री युग्मक का सलयन क्या होता है, निषेचन होता है। फिर आया अंतरोपण। अंतरोपण क्या होता है, कोरकपुटी जो ब्लास्टोसिस्ट है, कोरकपुटी या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इसको क्या कहते हैं अपन, अंतरोपण कहते हैं। इंप्लांटेशन हो गया, ठीक है, इंप्लांटेशन या फिर अंतरोपण। चलो फिर क्या है, गर्भावधि। गर्भावधि क्या होती है, भ्रूणीय परिवर्धन। गर्भावधि के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो क्या है आपका भ्रूण जो है वो क्या होता है, विकसित होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, गर्भावधि कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन होता है और ये गर्भावधि कितने समय की, 9 महीने 7 दिन की होती है। आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। प्रसव। प्रसव क्या होता है, शिशु का जन्म होना। जब शिशु का जन्म होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव, ठीक है। इंग्लिश में इसको पार्चुरेशन कहा जाता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। जब बेबी डिलीवर होता है, बाहर निकलता है बेबी, डिलीवर होता है, उसको क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं। चलो जी, अब बात करेंगे अपन किसकी, पुरुष जनन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पुरुष जनन तंत्र, ठीक बात है। चलो सबसे पहले पुरुष जो जनन तंत्र है वो कहां होता है, श्रोणी क्षेत्र में होता है। कहां होता है, श्रोणी क्षेत्र, पेल्विक रीजन में होता है। जो पुरुष जनन तंत्र है वो कहां स्थित होता है, जिस जगह पे स्थित है ना, आपको नहीं पता ना क्या होता है, आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता श्रोणी क्षेत्र कौन सा होता है, अरे नहीं पता ना। चलो आपको ये तो पता है कि पुरुष जनन तंत्र कहां होता है, ये तो पता है ना, आप सबको पता है ना, हाँ। तो वो जिस जगह पे होता है ना उसी को श्रोणी क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगर आपको ये नहीं पता कि भैया श्रोणी क्षेत्र कौन सा होता है, ये तो इतना सबको पता है भाई, आप ना कोई बच्चा नहीं, दूध पिता बच्चा कोई सा नहीं आप में, है ना। तो सबको पता है पुरुष जनन तंत्र कहां पे होता है, बस वही श्रोणी क्षेत्र है, ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र कहां होता है, श्रोणी क्षेत्र, पेल्विक रीजन में होता है, ठीक बात है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है जी, ठीक है। चलो अब इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग हैं, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र के अंदर 2 प्रकार के लैंगिक अंग में अपन इसको विभाजित करते हैं। एक है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक है द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग उनको कहते हैं जो सीधे रूप से युग्मकों के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है, जो सीधे रूप से युग्मक बनाते हैं। देखो प्राथमिक लैंगिक किसको कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग किसको कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं अपन युग्मक निर्माण में सीधे शामिल जो होते हैं। ऐसे अंग जो युग्मक निर्माण में सीधे रूप से शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन जब स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर भी बात करेंगे कि ऐसे लैंगिक अंग जो सीधे रूप से युग्मक के निर्माण में शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, यहां पर भी प्राथमिक लैंगिक अंग किसके पढ़ रहे हैं अपन, अभी अपन नर के पढ़ रहे हैं, पुरुष के पढ़ रहे हैं, फिर आगे अपन स्त्री के भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो प्राथमिक लैंगिक अंग युग्मक निर्माण में सीधे शामिल होते हैं, डायरेक्ट रूप से शामिल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, वर्षण, टेस्टिस, ठीक है। वर्षण क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। टेस्टिस जो है वो क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक बात है क्या, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं, सहायक वाहिकाएं। सहायक वाहिकाएं जैसे एसेसरी, जिनको इंग्लिश में एसेसरी डक्ट कहते हैं। सहायक वाहिकाएं कौन सी हैं, आगे बात करेंगे इनकी, है ना। सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स, ये सारी क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग है। और बाह्य जननांग, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल, ये सारे क्या है आपके द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो इन सबको एक एक अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्षण की बात करेंगे, फिर सहायक वाहिकाएं, फिर सहायक ग्रंथियां और फिर सहायक बाह्य जननांग। तो इस सीक्वेंस में अपन चलने वाले हैं।
ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। बस करना क्या है, पहले अपन वर्षण को पढ़ेंगे, फिर सहायक ग्रंथियां, फिर सहायक वाहिकाएं और फिर बाह्य जननांग। तो ये चार अपन पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट वाइज अपन पढ़ने वाले हैं। चलो एनसीईआरटी की पहले देख लेते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। यहां तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है क्या एनसीईआरटी में? नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से अपन ने किया है। चलो आगे अपन करते हैं, एक मिनट आगे करते हैं अपन पुरुष जनन तंत्र की अपन बात करेंगे। चलो तो पहली लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी? पहली लाइन लिखती है पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र जिसको पेल्विस रीजन कहा जाता है इंग्लिश में, पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। और अभी तो बताया मैंने आपको बताया कि पुरुष जनन तंत्र कहां होता है? शरीर के श्रोणी क्षेत्र में होता है। किसी को श्रोणी क्षेत्र नहीं पता तो जहां पुरुष जनन तंत्र होता है ना, उसी को श्रोणी क्षेत्र कहते हैं। बस खत्म हो गई बात यहीं, ठीक है। तो क्या होता है? श्रोणी क्षेत्र में होता है, श्रोणी क्षेत्र में होता है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर किया जाए। कहां से होगा ये छोटा? चलो कहां होगा? श्रोणी क्षेत्र में, पेल्विस रीजन में होता है। ठीक बात है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुरुष जनन तंत्र कहां होता है? श्रोणी, पेल्विस रीजन में होता है। अरे कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो इसके अंतर्गत एक जोड़ा वर्षण का, एक जोड़ा वर्षण का, अभी बताया मैंने आपको वर्षण क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है, बताया ना अभी। वर्षण का एक जोड़ा मतलब 2 वर्षण होते हैं, सबको पता है, टेस्टिस 2 होते हैं, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा अभी, है ना। तो वर्षण कितने होते हैं? 2 वर्षण होते हैं। कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, जिनको मैंने सहायक वाहिकाएं लिखा है। एक ही बात है, सहायक नलिका, सहायक वाहिकाएं, ठीक है। सहायक नलिकाएं होती हैं, उनके साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां, अभी आगे उनको डिटेल में अपन करने वाले हैं। और बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य जननेंद्रियां किसको कहेंगे? बाह्य जो जननांग है उसको ही बाह्य जनन इंद्रियां कह दिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें शामिल होती हैं किसके अंदर? पुरुष जनन तंत्र के अंदर। पुरुष जनन तंत्र के अंदर क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पुरुष जनन तंत्र होता कहां पे है? तो शरीर के श्रोणी क्षेत्र में होता है, पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विस रीजन में होता है, ठीक बात है। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पुरुष जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर वर्षण होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब 2 वर्षण होंगे, ठीक है। जोड़ी 2 से तो बनती है यार, तो 2 वर्षण होंगे, एक जोड़ी वर्षण होगा। उसके अलावा सहायक नलिकाएं या फिर सहायक वाहिकाएं होंगी, 2 चीजें। तीसरी चीज क्या होगी? सहायक ग्रंथियां होंगी। उसके अलावा चौथी चीज क्या है? बाह्य जननांग या फिर बाह्य जनन इंद्रियां, ठीक है। तो ये 4 चीजें होंगी। इन 4 चीजों से मिलकर पुरुष जनन तंत्र जो है वो बनता है। अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे, पहले वर्षण को डिटेल में करेंगे, फिर अपन सहायक ग्रंथियां देखेंगे, फिर अपन बात करेंगे किसकी? जो सहायक वाहिकाएं, उसके बाद अपन बात करेंगे बाह्य जननांग की। तो ये चारों चीजें जब अपन पढ़ लेंगे ना, तो अपना पुरुष जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 4 चीजें अपन को डिटेल में पढ़नी है। पहले मैं नोट्स में चलता हूं, ठीक है। अब अपन ने बात करी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? वर्षण, ठीक बात है। वर्षण को प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग उनको कहते हैं जो डायरेक्टली, सीधे रूप से किस में शामिल होते हैं? युग्मक बनाने में, युग्मक निर्माण में शामिल होते हैं, उनको प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो वर्षण जो होता है ना, वर्षण जो होता है वो डायरेक्ट क्या बनाता है? युग्मक बनाता है। द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन से? सहायक वाहिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। तो ये 4 चीजें अपन को डिटेल में पढ़नी है, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्षण की। वर्षण टेस्टिस की बात करते हैं, ठीक बात है। चलो आ जाओ। वर्षण कितने होते हैं? अभी तो बताया मैंने आपको, एक जोड़ा होता है वर्षण का। कितने होते हैं? एक जोड़ा। एक जोड़े का मतलब क्या है? 2 वर्षण होते हैं। एक जोड़े का मतलब क्या है? वर्षण कितने होंगे? वर्षण कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। 2 ही। अरे जोड़ा किससे बनता है भाई? 2 से तो बनता है यार, ठीक बात है। चलो तो वर्षण कितने होंगे? 2 होंगे, एक जोड़ा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है भाई, वर्षण की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई वर्षण की जो है कितनी होती है? 4 से 6 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होती है वर्षण की। सॉरी 4 से 6 बोल दिया मैंने, माफी चाहूंगा भाई, 4 से 5 है, 4 से 5 है, माफी बोलने में गलती हो गई। चलो वर्षण की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर तो लंबाई होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है वर्षण की? 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको याद रखें, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखी है। जितनी बातें इन क्लासेस में होंगी वो सारी की सारी एनसीईआरटी में दी गई है। जो मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई वो आपकी इच्छा है भाई, लेकिन ये तो आपको बातें याद रखनी है, ठीक बात है। इनमें कोई आपको वो नहीं कि भाई इनमें कुछ स्किप कर देना, ये तो आपको ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए। अब भाई लंबाई 4 से 6 5 सेंटीमीटर है तो है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर है तो है,
ठीक है। तो वर्षण जो है वो 2 होते हैं, सबको पता है आपको, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है बात है। अब ये वर्षण होते कहां पर है, इन वर्षण की लोकेशन क्या है, लोकेशन समझो, लोकेशन कहां है इसकी, तो लोकेशन है इनकी वर्षण कोश में ये स्थित होते हैं। जो वर्षण होते हैं, जो टेस्टिस है, उनकी लोकेशन क्या, कहां पर स्थित होते हैं ये, तो ये स्थित होते हैं वर्षण कोश में। वर्षण कोश को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम, क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो ये वर्षण कोश है, ये क्या बला आ गई, वर्षण कोश, ठीक है, ये क्या बला आ गई। अभी पहले वर्षण कोश की बात करते हैं, आ जाओ। वर्षण कोश जिसको स्क्रोटम कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो वर्षण कोश है एक थैली जैसी संरचना है, ठीक है। वर्षण कोश क्या है, थैली जैसी संरचना है, बिल्कुल भैया थैली जैसी संरचना है। और उसी थैली के अंदर क्या है, उसी पाउच के अंदर क्या है, दोनों वर्षण हैं, वर्षण 2 है, दोनों वर्षण उसी के अंदर है, उस थैली के अंदर ही है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो ये वर्षण है, वर्षण जो है वो कहां होते हैं, वर्षण कोश में होते हैं। कोश का मतलब उनका जो आवरण है, उनकी थैली जो है उसको वर्षण कोश कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्क्रोटम कहते हैं। अब ये जो वर्षण कोश जो है ये कहां होता है, ये होता है उदर गुहा के बाहर होता है। कहां होता है, उदर गुहा के बाहर। अरे पेट के अंदर है क्या, पेट के अंदर है क्या, उदर गुहा के अंदर है क्या, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है क्या, पेट में होते हैं क्या वर्षण, नहीं होते, बाहर होते हैं ना। हाँ, तो बाहर होते हैं, तो बाहर क्या, वर्षण कोश है, वर्षण कोश है जो उदर गुहा के बाहर है, और उसी उदर वर्षण कोश के अंदर क्या है, दोनों वर्षण है, ठीक बात है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है, कोई छोटे बच्चे थोड़ी दो, ठीक है। वर्षण कोश स्क्रोटम, ठीक है। दोनों वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली या फिर धानी, थैली को धानी, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ना, थैली या फिर धानी में स्थित है, ठीक है। वर्षण कोश क्या है, एक थैली जैसी संरचना है, और ये थैली जैसी संरचना कहां होती है, उदर गुहा के बाहर होती है। और ये उदर गुहा के बाहर क्यों होती है, ये वर्षण को उदर गुहा के बाहर रखने का क्या मतलब हुआ, अभी वो भी बताऊंगा आपको ना। तो वर्षण कोश जो है, इसमें दोनों वर्षण होते हैं, और ये उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, वो थैली क्या है, वर्षण कोश है, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनके अंदर भी क्या है, ओवरी होती है। जैसे नर के अंदर, आदमी के अंदर जैसे टेस्टिस होते हैं, वर्षण होते हैं, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवरी होती है। तो ओवरी तो पेट में होती है ना, उनके उदर गुहा के अंदर होती है ओवरी, बाहर थोड़ी ना होती है, नहीं होती। अच्छा, तो फिर टेस्टिस को बाहर रखने का मतलब क्या हुआ, टेस्टिस को भी उदर गुहा में ही रख देते भाई, बाहर से अलग आप उसको थैली जैसी संरचना स्क्रोटम वर्षण कोश में उनको डाल रखा है, बाहर आपने डाल रखा है, तो उनको आप अंदर ही रख देते, कोई दिक्कत वाली बात थी क्या, अरे दिक्कत वाली बात थी। इनको सोच समझ के बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि इनको चाहिए टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। कितना कम चाहिए, शरीर का जितना तापमान है ना, शरीर का जितना तापमान है, अपनी पूरी बॉडी का जितना तापमान है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। भैया कम होने से क्या फायदा होगा, जब जितना कम होगा ना, जब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, तब क्या होगा, ये शुक्राणु जनन में क्या होगी, सहायता होगी, मदद होगी, ठीक बात है। अभी समझाता हूं। तो ये वर्षण कोश जो है वो तापमान को डाउन रखते हैं, कम रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कम रखते हैं शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखनी है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो बहुत ठंडा हो जाएगा और बर्फ जम जाएगी, नहीं। शरीर का जितना टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री शरीर का टेम्परेचर है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है। तो वर्षण कोश का कितना होगा, वर्षण कोश का आप लगा लो 37 से 2 से 2.5 डिग्री कम करोगे तो 35 या फिर 34.5 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, ठीक बात है क्या, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि भैया वर्षण कोश और जो वर्षण है इनका टेम्परेचर तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बर्फ जम जाएगी, इतना ठंडा, अरे इतना ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, शरीर का जितना टेम्परेचर और शरीर का जितना तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूं आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात अभी बताता हूं। वर्षण कोश कम तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखता है। वर्षण कोश में इसलिए टेस्टिस को रखा गया है, टेस्टिस को उदर गुहा के अंदर इसलिए नहीं रखा गया। अगर उदर गुहा के अंदर रख देते, उनको पेट में रख देते तो क्या होता, तो होता क्या होता, ये कि शरीर का जितना टेम्परेचर होता उतना ही आपके वर्षण का टेम्परेचर होता, ठीक है। और वर्षण जो है वो क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्षण क्या है, युग्मक बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, ठीक है। तो शुक्राणु जनन के लिए कम तापमान जो है वो आवश्यक होता है, ठीक है। अगर आपको शुक्राणु जनन करना है, स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा बनाना है, शुक्राणु बनाने हैं आपको, तो इस प्रक्रिया के लिए कम टेम्परेचर होना जरूरी है,
ठीक बात है, कम टेम्परेचर होना आवश्यक है और उसी आवश्यकता को देखते हुए इन वर्षण को उदर गुहा में ना रखते हुए इनको बाहर रखा गया। किसके अंदर? वर्षण कोश में। वर्षण कोश ने कहा कि एक काम करो, आप इनको उदर गुहा में मत रखो, इनको बाहर रख दो, मेरे अंदर रखो। मैं क्या करूंगी, मैं इनको टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ा कम देके रखूंगी ताकि ये शुक्राणु जनन जो है वो बढ़िया से कर सके। ठीक बात है क्या? चलो अब आपको एक चीज और बता दूं कि जब भ्रूण बन रहा होता है ना, जब शुरुआत में भ्रूण बन रहा होता है तब वर्षण होते कहां पे? तब उस टाइम पर पेट में होते हैं वर्षण। शुरुआत में जब जो भ्रूण है वो बन रहा होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो भ्रूण है वो बन रहा होता है, मतलब जो बच्चा है वो बन रहा होता है, उस टाइम पर पेट में ही होते हैं ये वर्षण। ठीक है, ये तो बाद में जो है बाद में वर्षण कोश में आते हैं नीचे, पहले पेट में होते हैं। ठीक है, तो 7वें महीने में जब भ्रूण जो है वो 7वें महीने का हो जाता है ना, जब भ्रूण जो है वो 7वें महीने का हो जाता है, उस टाइम पर वर्षण जो है वो उदर गुहा से निकलकर उदर गुहा से कहां आ जाते हैं? वर्षण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं, 1 मिनट पानी पी लो यार। मजा आ रहा है क्या? पहले बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में चीजें आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अभी एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा इसी चीजों की, है ना। मैं कह रहा हूं कि चलो एक इंसान बना लेते हैं, एक इंसान बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, और मैं यहां पे वर्षण कोश बना देता हूं समझाने के लिए समझ रहे हो बात? ये समझाने के लिए बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या है? वर्षण कोश है ना, ये वर्षण कोश है। ठीक है, शुरुआत में जो है वो वर्षण जो है वो अंदर होते हैं। कहां होते हैं? अंदर होते हैं। अंदर कहां? उदर गुहा में होते हैं। जब जो भ्रूण है वो 7वें महीने का होता है, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो है ये कहां आते हैं? टेस्टिस में आते हैं। ये टेस्टिस जो है, वर्षण जो है कहां आते हैं? वर्षण कोश में आ जाते हैं, नीचे सरक के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यहां से यहां आएंगे। कैसे आते हैं अभी वो बताता हूं। यहां पर क्या है? एक ऐसे रास्ता है भैया। ठीक है, यहां से ऐसे एक रास्ता है। इस रास्ते को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्वाइनल केनाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये देखो, ये रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं इंग्वाइनल केनाल। एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, इंग्वाइनल केनाल बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इंग्वाइनल केनाल। ठीक बात है। और ये जो टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इन टेस्टिस को पहले मैं नीचे ले आता हूं, ये यहां आ गए टेस्टिस, ये वर्षण है, इनको टेस्टिस कहा जाता है। ये आ गए, नीचे आ गए, 7वां महीना हो गया, नीचे आ गए। ठीक है, चलो, ये जुड़े हुए होते हैं किससे? उदर गुहा से जुड़े हुए होते हैं। उदर गुहा की जो दीवार है उससे जुड़े हुए होते हैं। उदर गुहा की दीवार से ये जुड़े हुए होते हैं, अंदर जो है बंधे हुए होते हैं। उदर गुहा की दीवार से ये बंधे हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिससे बंधे हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कोर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक रस्सी सी है। ठीक है, जिस जगह से गुजरती है, जिस यहां पर ये देखो, ये बीच में जो पाइप सा दे रखा है, जगह दे रखी है, इसमें से रस्सी जाएगी। इस जगह को क्या कहेंगे? खाली जगह को क्या कहेंगे अपन? इंग्वाइनल केनाल कहेंगे, उसको कहेंगे स्पर्मेटिक कोर्ड कहेंगे। ठीक है, इससे ये बंधी हुई होती है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां उदर गुहा के अंदर क्या है? उदर गुहा के अंदर क्या है? आपकी आंत वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो है। ठीक बात है। तो क्या होता है, कभी जो जिम जाते हैं, ठीक है, और कोई ज्यादा वजन उठा ले, ठीक है, तो उनके अंदर ये दिक्कत होती है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि बैठे बैठे, कई बार अपन कुछ उठने में वैसे गलती कर देते हैं कि कहीं दर्द हो जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं कि ज्यादा वजन उठाने पर, है ना, अपनी औकात से ज्यादा काम करने पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। क्या होता है, जैसे आप ज्यादा वजन उठाओगे तो जो है बॉडी उस पर प्रेशर पड़ता है ना। तो यहां पर क्या होगा? जिम वालों में भी दिक्कत होती है ना। तो यहां पर क्या होगा? ये जो अंदर जो आते हैं ना, जो आपकी जो है इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये क्या होंगी? ये जो इंटेस्टाइन है ये यहां से सरक के नीचे आ जाएंगी।
ठीक है, ये खाली जगह तो दे रखी है, ये खाली जगह तो यहां पर एरिया है, वो सड़क के यहां नीचे आ जाती हैं। जैसे ही वो सड़क के नीचे आएंगी तो क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इंग्वाइनल हर्निया। वापस सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो यहां उदर गुहा के अंदर क्या है, बना देते हैं चलो। उदर गुहा के अंदर क्या है, उदर गुहा के अंदर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो है, आप सबको पता है ये बात तो, ठीक है। जैसे ही आप क्या उठाओगे, कोई वजन उठाओगे, कोई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लोगे तो क्या होगा, ये जो उदर गुहा से जो आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये है जो है इस इंग्वाइनल केनाल से नीचे सरक के आ जाती हैं, उस कंडीशन को कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। और ये जो है इसमें दर्द होता है, बढ़िया ही दर्द होता है, ठीक ही दर्द होता है ना। और जब दर्द होता है तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो एक थोड़ी सी सर्जरी करता है, हल्की सर्जरी करता है, ठीक हो जाते हैं ना। चलो बातें हो गई, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी। चलो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहां क्या कहता है, ये 7वें महीने में वर्षण उदर गुहा से वर्षण कोष में आते हैं। पहले उदर गुहा में वर्षण होते हैं, 7वां महीना जब होगा तो क्या होंगे, वो उदर गुहा से वर्षण कोष में आ जाते हैं, ठीक है। 7वें महीने में वर्षण उदर गुहा से वर्षण कोष में आते हैं। डिटेल में बता दिया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अगर वर्षण कोष में ना आए, अगर ऐसी कंडीशन में हो सकती है ना, आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि भैया आपने कहा कि 7वें महीने में जो उदर गुहा से वर्षण है वो वर्षण कोष में आएंगे, ठीक बात मान ली। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी तो बन सकती है कि जो वर्षण है वो कह दें भाई हम तो नहीं जा रहे नीचे, हम तो वर्षण कोष में नहीं जा रहे, हम तो उदर गुहा में रहेंगे। बिल्कुल हो सकती है ऐसी कंडीशन, हो सकती है। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। कि भैया क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब सीधा सा समझो कि गायब होना, जो दिखाई ना दे वो क्रिप्टो है, ठीक बात है। जैसे क्रिप्टो करेंसी सुना होगा आपने, तो क्रिप्टो करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जो दिखाई नहीं दे, ठीक है, ऐसी करेंसी जो दिखाई नहीं दे वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। वैसे यहां पर क्या कह रहा है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ठीक है। तो क्रिप्टो मतलब दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कैसे नहीं देंगे भाई, वर्षण कोष तो है, लड़का हुआ लड़के के वर्षण कोष तो है, लेकिन उसमें वर्षण नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, तो ये क्या है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। वर्षण कहां गायब हो गए, वर्षण ऊपर ही रह गए, उदर गुहा में ही रह गए, ठीक बात है क्या, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी बनती है कि जो बच्चा हुआ है लेकिन उसके जो है वर्षण कोष में वर्षण नहीं आए, क्यों, वो उदर गुहा में ही रह गए, नीचे आए ही नहीं। 7वें महीने में उनको नीचे आना था लेकिन वो आए ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं, ठीक बात है। यहां तक बातें समझ में आई। चलो तो ये सारी बातें बता दी मैंने आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ रुक करते हैं, फिर अपन डायग्राम पढ़ेंगे, किसका, वर्षण का डायग्राम देखेंगे। चलो ये देखो, ये बातें यहां लिख रखी हैं। वर्षण में, शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, ठीक है। वर्षण मैंने बता दिया कि जो वर्षण है वो शरीर के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, ठीक है, बाहर स्थित होते हैं, थैली या फिर धानी में स्थित होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्षण कोष कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक बात है। चलो वर्षण कोष, वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से, ये बात मैंने आपको वापस ध्यान में बता रहा हूं, शरीर के तापमान से, ना कि 10 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता यार इनका, ऐसा होता तो बर्फ जमी रहती, इसलिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, ठीक बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, बता दिया था, अरे अभी तो बताया मैंने आपको, ये क्या है, ये कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, बताया या नहीं बताया, बिल्कुल ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, इसलिए टेम्परेचर को डाउन रखा जाता है। वयस्कों में प्रत्येक वर्षण अंडाकार होता है, ठीक है, ये वाली पॉइंट अपन यहां ऐड कर देते हैं। वर्षण कैसे होते हैं, अंडाकार, अंडाकार होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार, ठीक है। चलो तो वर्षण जो है वो कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, ये वाली चीज हाईलाइट भी कर देते हैं, अंडाकार होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 6 क्यों बोल रहा हूं मैं, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 लंबाई कैसी होती है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है इनकी लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग इनकी चौड़ाई होती है, ठीक बात है। अब इनको आगे पढ़ेंगे अपन कि वर्षण सघन आवरण, अभी मैंने बताया नहीं आपको, इतना ही अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्या बातें बताई मैंने आपको कि शरीर में वर्षण जो है वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, एक थैली जैसी संरचना में होते हैं, जिस थैली को क्या कहते हैं अपन, स्क्रोटम या फिर वर्षण कोष कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्यों रखते हैं अपन, इसलिए रखते हैं कि वर्षणों का तापमान जो है उनको कम तापमान चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए शरीर के तापमान से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी शुक्राणु जनन जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कम टेम्परेचर जो है वो आवश्यक होता है। चलो अब अपन बात करेंगे टेस्टिस के डायग्राम की बात करेंगे। आज हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं टेस्टिस की। ये वाला डायग्राम जो है
आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये डायग्राम देख लोगे आपको पूरा का पूरा पुरुष जनन तंत्र जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक डायग्राम से। ये अगली 5 मिनट में डायग्राम बनाऊंगा, वो 5 मिनट ध्यान से देख लोगे, पुरुष जनन तंत्र आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, एक मिनट सही से बनाते हैं इसको। ये सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वृषण का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वृषण की संरचना बना रहे हैं। यहां लिख भी देते हैं, चलो। वृषण की संरचना। ठीक है, चलो। ये सबसे बाहर की लेयर है। इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर एक और लेयर होती है। ये दूसरी लेयर है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनलिस कहा जाता है। इसको कहते हैं क्या है? ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनलिस। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस के बाद में एक और परत आती है, एक और लेयर आती है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सी जीनिया? ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया होगा क्या? एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। ठीक है, वृषण जो है उसके सबसे बाहर जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके अंदर एक और परत होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसके अंदर एक और परत होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक बात है, वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा मैं नहीं दर्शाता हूं, दर्शाऊं तो भी ठीक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक दर्शा देता हूं, वरना कल कोई कमेंट करोगे कि अंदर एक और लेयर होती है। चलो दर्शा देते हैं, उसको भी दर्शा देते हैं। ये तीसरी लेयर है भाई, ये तीसरी लेयर। ठीक है, दर्शा देता हूं। ट्यूनिका, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा। ठीक है, तो 3 लेयर है। ट्यूनिका सबसे बाहर वाली जो है ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 परतें हैं यहां पे। ठीक बात है। अब जो है वृषण जो है इसके अंदर बने हुए कमरे। ठीक है, जो वृषण की बाहर की 3 परतें, भाई वृषण गोल है। ठीक है, लेकिन अपन इसको खोल के देखेंगे तो मैं एक साइड से ही बना रहा हूं, पूरा गोल नहीं बना रहा ना। तो मैं कह रहा हूं कि जो वृषण है उसके अंदर कमरे बने हुए हैं। ठीक बात है, कितने कमरे हैं? 250 कमरे हैं। कितने? 250 कमरे बने हुए हैं। तो एक वृषण के अंदर कितने कमरे होते हैं? 250 कमरे बने हुए हैं। चलो कमरे बना देते हैं, ये कमरे। अब 250 थोड़ी ना बनाऊंगा मैं, 250 मेरे से थोड़ी ना बनेंगे यार। ठीक है, 250 बन जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा अपन को कुछ। ठीक है, तो ये वृषण के अंदर कमरे बने हुए हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन? टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा जाता है। इनको कहा जाता है टेस्टिक्युलर, कलर दूसरा लेते हैं, चलो। इनको कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक टेस्टिक्युलर कितने होते हैं ये भी लिख देता हूं मैं। टेस्टिक्युलर लोब्यूल कितने हैं भाई? ये है 250 कमरे बने हुए हैं, 250 कमरे बने हुए हैं। ठीक बात है। टेस्टिस के अंदर का अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वृषण का अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं वृषण जो है वो अंडाकार होता है, वो अंडाकार तो है लेकिन उसके बाहर 3 परतें हैं। ऊपर की जो 3 परतें हैं, सबसे पहली ट्यूनिका वेजिनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद में ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके अंदर जब हम गए तो हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ पर तो 250 कमरे बने हुए हैं। हमने पूछा इन कमरों का नाम क्या है, तो कहा गया हमें इनका नाम है टेस्टिक्युलर लोब्यूल नाम है। ठीक बात है। हमने कहा इन कमरों में कौन रहता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके अंदर, हर कमरे के अंदर 1 से 3, या तो 1 या 3 है ना, 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी हो सकता है ना, तो 1 से 3 इनके बीच में क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं रहती हैं। तो एक कमरे के अंदर, इन कमरों के अंदर कौन रहता है? इन कमरों के अंदर कौन रहता है? इन कमरों के अंदर रहता है 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। ये कैसी होती हैं? कोइल्ड होती हैं, मतलब कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं? कुंडलित होती हैं। 1 से 3 कितनी शुक्रजनक नलिका होती है? 1 से 3। ध्यान में रखना ये बात, शुक्रजनक नलिका। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है ये क्या है? शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका,
शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इनको सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो इनको यहां थोड़ा सा सही से लिखते हैं, शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिका, ठीक है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक बात है क्या, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। 250 कमरे बने हुए हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं रहती हैं, ठीक बात है। अब ये जो नलिकाएं हैं, ये जो आपकी जो छोटे छोटे पाइप जो हैं, अब ये सारे जो मिलकर क्या है, छोटे छोटे पाइपों में खुलेंगे, है ना। तो ये वाले जो पाइप हैं शुक्रजनक नलिका को समझो कि ये पाइप है, ठीक है, क्या है, पाइप है, छोटे छोटे पाइप हैं। अब ये सारे पाइप जो आपस में आगे उलझ जाएंगे, ठीक है। शुक्रजनक नलिका से क्या निकलेंगे, पाइप निकलेगा, यहां से छोटे छोटे पाइप, पतले पतले पाइप निकलेंगे, और वो पाइप आके क्या है, आपस में यहां पर उलझ जाएंगे। वो पाइप क्या करेंगे, आपस में आके उलझ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये सारे पाइप जो है आपस में आके उलझ जाएंगे, यहां से पाइप निकलेगा, यहां से पाइप निकलेगा, यहां से पाइप निकलेगा, यहां से पाइप निकलेगा, इस प्रकार से जो है ये आके यहां पर उलझ जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है पाइप आकर यहाँ पर उलझ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही बनाए क्या, चलो मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बढ़िया ही बनाता हूँ, एनसीईआरटी की तरफ नहीं चलते हुए समझने के हिसाब से अपन इसको बनाते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, जो वर्षण, जो आपकी शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं, शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं, आपस बोल रहा हूँ, शुक्रजनक जो नलिकाएं सेमानिफेरस ट्यूब्यूल जो है, वहां से क्या निकलेंगे, पतले पतले पाइप निकलेंगे, पतले पतले क्या निकलेंगे, पाइप निकलेंगे, बहुत सारे पतले पतले क्या निकलेंगे, पाइप निकलेंगे, छोटे छोटे पाइप निकलेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पाइप निकले, ठीक है, और ये एक जगह पर आकर उलझ जाएंगे, देखो यहां पर उलझ गए, देखो एक जगह पर आके क्या हो रहे, उलझ गए, देखो, ठीक है। तो ये जहां पर उलझते हैं छोटे छोटे पाइप, इनको क्या कहते हैं अपन, वर्षण जाल कहते हैं। यहां पर एक जाल ऐसा बना लेंगे, जाल मैंने अभी बना रहा था मैं, लेकिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर समझ में नहीं आता कुछ, है ना। तो यहां पर मैंने क्या, ये क्या बन जाएगा, वर्षण जाल, इसको क्या कहेंगे अपन, वर्षण जाल कहेंगे, वर्षण जाल। ये डायग्राम समझ लोगे, ये पूरा पूर्व जनन तंत्र आपको दिमाग में बैठ जाएगा। वर्षण जाल, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, ठीक बात है। चलो उसके आगे देखना, अब जो है ये जो छोटे छोटे पाइप जो है आपस में आगे उलझ गए, ये खुलेंगे एक बड़े पाइप के अंदर, खुलेंगे एक बड़े पाइप के अंदर, खुलते हैं एक बड़े पाइप के अंदर खुलेंगे, ठीक है। ये बड़ा पाइप क्या है, ये बड़ा पाइप क्या है, ये शुक्रवाहिका है, क्या है, ये शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिका। इस बड़े पाइप को क्या कहते हैं अपन, शुक्रवाहिका कहते हैं, शुक्रवाहिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया, शुक्रवाहिका। अब जो शुक्रवाहिका जो है वो आगे एक अलग पाइप में खुलती है, और वो पाइप कैसा है, वो कुंडलित पाइप होता है। वो कैसा पाइप है, कुंडलित पाइप, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए पाइप कह रहा हूं ना। एक अलग नलिका जो खुलता है वो कैसी नलिका है, कुंडलित नलिका होती है। कैसी नलिका है, कुंडलित नलिका। इस कुंडलित जो नलिका है, इसमें 3 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए। इस कुंडलित नलिका में 3 भाग हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपट। ऊपर वाले भाग को कहते हैं कैपट, बीच वाले को कहते हैं कॉर्पस, कॉर्पस, और नीचे वाले भाग को कहते हैं कोडा, कोडा। कैपट, कॉर्पस, कैपट, कॉर्पस और कोडा, ठीक बात है। और ये जो कुंडलित जो भाग है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो है वो है कैपट, कॉर्पस और कोडा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अधिवर्षण। क्या नाम है इसका, अधिवर्षण, अधिवर्षण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, ठीक बात है। फिर ये जो आगे अधिवर्षण जो आगे जाके खुलता है किसमें, शुक्रवाहक में खुलता है। शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका अलग है, शुक्रवाहक अलग है। शुक्रवाहक इंग्लिश में इसको कहते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। अब ये जो डायग्राम है ये अगर आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा बस आपको।
अब इसको मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखना, देखो भाई, ये डायग्राम अपन ने बनाया है। किसका डायग्राम है? टेस्टिस का डायग्राम है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले इसके बाहर ऊपर टेस्टिस के ऊपर जो वृषण जो है इनके ऊपर 3 परत होती हैं। सबसे ऊपर वाली परत ट्यूनिका वेजिनलिस, फिर ट्यूनिका अल्बुजिना, उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों परतों को हम चीर के अंदर जब गए तो हमने देखा वहां पर तो कमरे बने हुए हैं। कितने कमरे थे? 250 कमरे थे। ठीक है, 250 कमरों में हमने पूछा कि इनका नाम क्या है, तो कहा हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल है जी इनका नाम। हमने कहा इन कमरों में कोई रहता भी है क्या, तो हमें जवाब मिला कि इन कमरों में शुक्रजनक नलिकाएं रहती हैं, जिसको इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। हमने कहा कितनी शुक्रजनिका नलिका रहती है एक कमरे में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी रहती है, तो हमें जवाब मिला 1 से 3 शुक्रजनक नलिका एक कमरे में एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर रहती है। शुक्रजनक नलिका रहती है। शुक्रजनक नलिकाओं से छोटे छोटे पाइप निकले, ठीक है, छोटे छोटे पाइप निकलते हैं और वो आपस में आके एक जाल सा बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन? वर्षण जाल कहते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं। वर्षण जाल इंग्लिश में रेटेटेस्टिस कहते हैं। अब वो पाइपों का जो जाल है वो आगे जाके एक बड़े पाइप में खुलता है। उस बड़े पाइप का नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वासा एफरेंसिया। ठीक बात है। उसके बाद में हमने आगे देखा कि वासा एफरेंसिया जो बड़ा पाइप था वो आगे जाके किससे जुड़ा है? एक कुंडलित पाइप से जुड़ रहा है, और वो कुंडलित पाइप का नाम क्या है? अधिवर्षण। ठीक है, इपिडिडाइमिस कहते हैं उसको, इंग्लिश में इपिडिडाइमिस कहते हैं। और इस अधिवर्षण के अंदर, इपिडिडाइमिस के अंदर क्या है? 3 भाग हैं। ऊपर वाला क्या है? कोर। ऊपर वाला क्या है? कैपट। फिर बीच वाला क्या है? कोर्पस। और नीचे वाला क्या है? कोडा। ये 3 भाग है किसके अंदर? अधिवर्षण के अंदर। फिर हमने कहा कि अधिवर्षण जो कुंडलित पाइप है वो आगे जाके किसमें खुल रहा है? वो आगे जाके खुलता है किसमें? शुक्रवाहक में खुलता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में वास डेफरेंस कहते हैं। एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, चलो। तो पूरा भैया डिटेल में जा रहे हैं ना, चलो। तो वर्षण की अपन संरचना पढ़ रहे हैं। ऊपर भाग में 3 परतें हैं, तो याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, और आपको ये सारी चीजें जब आ रहे हो क्लास में तो आपको मैं पूरी बता के जाऊं। ठीक है, चलो। 3 परतें होती हैं। ठीक है, अंदर गए, कमरे थे, कमरों में शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका से क्या निकला? वर्षण पाइपें निकली, वो आपस में एक जाल सा बना लिया, वर्षण जाल। फिर एक बड़ी पाइप के अंदर खुले शुक्रवाहिका, वासा एफरेंसिया। उसके बाद में एक कुंडलित पाइप के अंदर खुलती है अधिवर्षण। ठीक है, उसके अंदर 3 पार्ट है, कोर्पस, केपट, कोर्पस, कोडा। ठीक है, उसके बाद में वो खुलती है शुक्रवाहक के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर। ये आपका मोटा मोटा इसका डायग्राम है। चलो ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी। चलते हैं अपने एनसीईआरटी में। आ जाओ, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? ये देखो, आ जाओ। वर्षण सघन आवरण से ढका रहता है। वर्षण जो है वो सघन आवरण से ढका रहता है। सघन आवरण कौन सा है? वही तो 3 परतें हैं जी। कौन सी परतें? याद करो, याद करो। 3 परतें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो वर्षण जो है वो सघन आवरण से ढका रहता है। ठीक है, प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। ठीक है, 250 कक्ष होते हैं प्रत्येक वर्षण के अंदर। मतलब 2 वर्षण है तो एक वर्षण के अंदर कितने हैं? 250 कक्ष हैं। ठीक है, 250 कमरे हैं। उन 250 कमरों को क्या कहते हैं अपन? वर्षण पालिका, जिन्हें वर्षण पालिका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इंग्लिश में टेस्टिक्युलर लोब्यूल और हिंदी में वर्षण पालिका कहते हैं। देखो एनसीईआरटी में दोनों शब्द हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल भी है, वर्षण पालिका भी है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया ना। वर्षण पालिका कहते हैं किसको कहते हैं? जो 250 कमरे हैं उनको, प्रत्येक वर्षण के अंदर, दोनों के अंदर नहीं, एक वर्षण के अंदर 250। ठीक है, चलो कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 क्या होती हैं? अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं। अभी मैं आपको बताया कि शुक्रजनक नलिकाएं कैसे होती हैं? कुंडलित होती हैं। और एक कक्ष के अंदर कितनी होती हैं? 1 से 3। तो ये वाली बात एनसीईआरटी भी यहां लिखती है। बिल्कुल एनसीईआरटी पर चल रहे हैं यार, कोई भी अपन ने अलग और कोई भी चीज अपने छोड़ी नहीं। प्रत्येक वर्षण में क्या होती है कि अंदर क्या होती है? 1 से 3, 1 से लेकर 3 क्या होती है? अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, बताया मैंने अभी ये बात आपको। 250 कमरे होते हैं हर वर्षण के अंदर। कितने होते हैं? 250 कमरे होते हैं। 250 कमरों के अंदर क्या है? 1 से 3 क्या होते हैं? अति कुंडलित आपके क्या होते हैं? आपकी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, फिर अपन इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसको और कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं, चलो आगे का दे रखा, पहले वो कर लेते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी पे जाते हैं ना। वर्षण टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या है? 250 क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है, वर्षण पालिका। ठीक है, चलो हिंदी वाला नाम भी यहां लिख देता हूं, वर्षण पालिका। वर्षण पालिका 250 कितने क्या है? वर्षण पालिका है। ठीक है, 250 है। प्रत्येक के अंदर क्या है?
एक कक्ष के अंदर क्या है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ठीक बात है। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनके आसपास ये देखो शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं, जहां पर दिखाता हूं डायग्राम में आ जाओ, वापस डायग्राम में आ जाओ, वो डिस हो गया क्या, ये शुक्रजनक नलिका है, इसके आसपास ये जो जगह बच गई ना, इसके आसपास ये जो जगह बची हुई है, इसके आसपास ये जो जगह बची हुई है, इसके अंदर क्या होंगे, शुक्रजनक नलिका के आसपास क्या होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है नर जर्म कोशिका, एक होती है नर जर्म कोशिका, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। अब ये क्या है, कहां होती है ये वृषण के अंदर जो आपकी जो शुक्रजनक नलिका होती है, उसके आसपास ये 2 कोशिकाएं होती हैं, नर जर्म कोशिका जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म को सेल्स कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया या फिर शुक्राणु जन कहेंगे, ठीक बात है, शुक्राणु जन कहेंगे। अब नाम से पता लग रहा है आपको, नर जर्म कोशिका, शुक्राणु जन, स्पर्मेटोगोनिया सारे एक ही नाम है, इसी के नाम होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है क्या काम करती है ये, इसका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, है ना, शुक्राणु को बनाने का काम किसका है, इसका है जी, किसका, नर जर्म कोशिका का काम होता है। वही मैं बात करूं सर्टोली कोशिका का, सर्टोली कोशिका का क्या काम है, तो इसका काम है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण जो है वो प्रदान करती है, ठीक बात है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात कह रहा हूं, 250 कमरे हैं, 250 कमरों के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं, शुक्राणु शुक्रजनक नलिका होती हैं, और उनके आसपास क्या होते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नर जर्म जो कोशिका वो क्या करती है, वो क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और वही मैं बात करूं सर्टोली कोशिका, वो क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक बात है क्या, चलो आगे चलते हैं। शुक्रजनक नलिका सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो समझो, ये वो कमरा है, मैंने आपको बताया 250 कमरे, उनमें से एक कमरा है। इस कमरे के अंदर कितने हैं, 3 क्या है आपके, ये मान लो 3 क्या है आपके, ये क्या है आपके शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है। अब ये 3 तो शुक्रजनक नलिका होगी, इसके आसपास ये जो जगह बच गई ना, इसके आसपास ये जो जगह बच गया, ये जो स्थान बच गया, इसके आसपास जो जगह बच गई, ये जगह क्या है, ये जगह क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं, अंतरालीय स्थान कहते हैं। इस जगह क्या कहते हैं, अंतरालीय स्थान कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अंतरालीय स्थान कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। अरे ठीक बात है क्या, ठीक बात है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। तो शुक्रजनक नलिका, ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं 3, ठीक है, के बाहरी क्षेत्र, इनके बाहर जो क्षेत्र बच गया, इनके बाहरी क्षेत्र को क्या कहेंगे, अंतरालीय स्थान इंग्लिश में इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। समझ में आ रही हैं क्या चीजें, आ रही हैं, ठीक है। और इसी अंतरालीय स्थान के अंदर अभी क्या मौजूद है, इसी अंतरालीय स्थान के अंदर ये नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ठीक बात है। चलो अंतरालीय स्थान में और क्या क्या होती हैं, इसमें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक में छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होंगी, ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होती है, अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे। अंतरालीय स्थान के अंदर क्या होती है, अंतरालीय कोशिका होती हैं, और इसके अंदर लेडिक सेल्स होती हैं। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज मैं कह रहा हूं, शुक्रजनक नलिका किसके अंदर होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, वृषण पालिका के अंदर। उस वृषण पालिका के अंदर क्या होती है, 1 से 3 सबके शुक्रजनक नलिका होती हैं। ये 3 देखो शुक्रजनक नलिका है, इनके बाहर ये जो खाली जगह बच गई, इसके अंदर उसको क्या कहते हैं, अंतरालीय स्थान कहते हैं। इस अंतरालीय स्थान के अंदर क्या क्या होता है वो देखो, इस अंतरालीय स्थान के अंदर छोटी रक्त वाहिकाएं होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अलावा अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं, उसके अलावा लेडिक सेल्स होती हैं। मैं कह रहा हूं ये भूल जाना, छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये भूल जाओ, चाहे ये भूल जाना अंतरालीय कोशिका होती है या नहीं होती, ये भी भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि लेडिक सेल्स होती हैं, ये आपको याद रखनी है। और लेडिक सेल्स कहां होती हैं, ये होती है अंतरालीय स्थान में होती है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, भूलना नहीं है आपको। तो लेडिक सेल्स कहां होती हैं, अंतरालीय स्थान में होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती हैं। अरे समझ में आ रही है क्या चीजें, मजा आ रहा है, ठीक है। चलो लेडिक सेल्स जो क्या काम करती हैं भैया, क्यों नहीं भूलना, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या खास बात है लेडिक सेल्स के अंदर कि हमें भूलना नहीं है। अरे इसलिए नहीं भूलना क्योंकि लेडिक सेल्स जो है वो क्या करती हैं, वर्षण हार्मोन का स्रवण करती हैं। वर्षण हार्मोन जो वो बनाती भी हैं, संश्लेषण भी करती हैं, उसका स्रवण भी करती हैं, उसका स्राव भी करती हैं, ठीक बात है। वर्षण हार्मोन को इंग्लिश में क्या कह देंगे, टेस्टिक्युलर हार्मोन कह देंगे, ठीक बात है। वर्षण हार्मोन कौन सा है, पुंजन या फिर इंग्लिश में एंड्रोजन इनको कहा जाता है। वर्षण हार्मोन का कहते हैं अपन पुंजन हिंदी में, इंग्लिश में इनको एंड्रोजन्स इनको कहा जाता है, ठीक बात है। चलो अब ये 2 हार्मोन आपके LH और FSH, ये कहां से आते हैं, LH और FSH हार्मोन कहां से आए, इनका रोल है भी बताऊंगा, लेकिन ये आए कहां से वो समझो। अरे एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह है, ठीक है, बिल्कुल वह जगह है,
वहां से निकलता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां पर काम करता है? वो कहां पर काम करता है? वो काम करता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, ठीक है। वो जो पीयूष ग्रंथि है वहां से क्या निकलते हैं? वहां से ये दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच हार्मोन निकलते हैं। ये जो एलएच और एफएसएच हार्मोन, इनका क्या रोल है यहां पे वो देखो। एलएच हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है एलएच की, ठीक है। तो ये एलएच हार्मोन क्या करता है? ये लेडिक सेल्स पर कार्य करता है। क्या काम करता है? इसका काम क्या है? ये लेडिक सेल्स पर कार्य करता है। और जो एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? सेटोली सेल्स पर कार्य करता है। समझ में आ रही है क्या बातें? एलएच जो है वो क्या करता है? लेडिक सेल्स पर कार्य करता है, और एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पर कार्य करता है। ठीक बात है क्या? ठीक है। तो लेडिक सेल्स पर कार्य कौन करता है? आपका एलएच। और सर्टोली सेल्स पर कौन काम करता है? एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पर काम करता है। सर्टोली सेल्स कौन सी है? ये वाली थी, देखो सर्टोली सेल्स यहां बताई थी मैंने आपको। क्या करती है सर्टोली कोशिकाएं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अरे ठीक बात है क्या? चलो अब यहां तक अपन एनसीईआरटी देख लेते हैं। आ जाओ, कहां तक देख ली थी अपन ने? आ जाओ। कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं ना। हाँ, शुक्राणु कौन बनाता है? जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यही बनाती है ना। शुक्रजनक नाम से चलेगा ना, शुक्रजनक नलिकाएं। अरे वापस चलता देखो, शुक्रजनक नलिका के आसपास क्या होते हैं? एक से ये क्या होते हैं? नर जन्म कोशिका, और ये क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक बात है क्या? शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतर भाग दो प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं। जो आपकी शुक्रजनक नलिकाएं, उनके भीतर, इनके भीतरी भाग में, ठीक है, इनके भीतरी भाग में अंदर की तरफ क्या है? दो प्रकार की कोशिकाएं। कौन कौन सी? नर जन्म कोशिका बता दी मैंने आपको, ठीक है। शुक्राणु जन्म भी कह देंगे इसको, या फिर स्पर्मेटोगोनिया भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होती है? सर्टोली कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक बात है क्या? सर्टोली कोशिकाएं भी होती हैं, अभी बताया मैंने आपको ना। सर्टोली कोशिकाएं, यार क्या कर रहा है? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं कहते हैं, ठीक है। नर जन्म जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्रण होके के फलस्वरूप क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि जो नर जन्म जो कोशिकाएं वो क्या करती हैं? शुक्राणु बनाती हैं। ठीक बात है। अब बनाती कैसे? अर्धसूत्री विभाजन मैं आगे बताऊंगा। अर्धसूत्रण या फिर उसके फलस्वरूप क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जो वो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, ये पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर के क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं या फिर अंतराली स्थान कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, अंतराली अवकाश या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, अभी बता दिया मैंने आपको। इसमें छोटी छोटी क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं होती हैं, बताया मैंने आपको। स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या फिर लेडिक सेल्स होते हैं। ये वाली बात आपको नहीं बोलनी है, लेडिक सेल्स होती हैं, इनके अंदर लेडी कोशिकाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडी कोशिकाएं, है ना। ये जो लेडी कोशिकाएं ये क्या करती है? पुंजन या फिर एंड्रोजन नामक वर्षण हार्मोन संश्लेषित या फिर स्रावित करती हैं। संश्लेषण भी करती हैं और स्रावित भी करती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखो यहां देखो, वर्षण हार्मोन। लेडिक सेल्स क्या करती हैं? वर्षण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती हैं। उसको बनाती भी हैं और उसको सिक्रीट भी करती हैं, स्राव भी करती हैं। किसको? पुंजन, एंड्रोजन। जो वर्षण हार्मोन क्या कहेंगे अपन? पुंजन या फिर एंड्रोजन कहेंगे ना। ठीक बात है। तो ये बातें यहां लिखी हुई हैं। तो लेडी कोशिकाएं जो है पुंजन एंड्रोजन नामक वर्षण हार्मोन को संश्लेषित करती हैं, ठीक है, और स्रावित करती हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है। यहां पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं। यहां पर क्या है? कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। जो क्या करती हैं? आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं, ऐसे समझो ना। तो कुछ और भी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? प्रतिरक्षात्मक। ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो ना, ये वाली लाइन, प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अपन ने पढ़ लिया यहां तक, ठीक है। एनसीईआरटी भी क्लियर है अपनी। चलो अब बात करेंगे किसकी? सहायक नलिकाओं की बात करेंगे। सहायक नलिकाओं की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, पुरुष जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले अपन वर्षण पढ़ेंगे, फिर सहायक नलिकाएं, फिर उसके बाद में सहायक नलिकाएं, फिर सहायक वाहिकाएं बोल दो, ठीक है। सहायक नलिकाएं पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? सहायक ग्रंथि पढ़ेंगे, फिर अपन बाह्य जननांग पढ़ेंगे। तो सहायक नलिकाओं के अंदर अपन ने, अगर आपने डायग्राम थोड़ी देर पहले अगर आपने डायग्राम देखा था तो आपको पता है, ठीक है। तो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं होती हैं? देखो आ जाओ डायग्राम में, वापस आ जाओ। यहां क्या था? वषण जाल था, था या नहीं था? वषण जाल के बाद में क्या आया? वषण जाल के बाद में क्या आया? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के बाद में क्या आया? अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद में क्या है? शुक्रवाहिक। बस यही क्या है आपकी सहायक नलिकाएं हैं। ठीक बात है। चलो सहायक नलिकाएं यही हैं आपकी।
तो वषण जाल रेटिडेस्टिस, ठीक है। रेटिडेस्टिस किसमें खुलता है? शुक्र वाहिका के अंदर, वासा इफ्रेंसिया के अंदर। शुक्र वाहिका जो वो किसमें खुलती है? एक कुंडलित संरचना के अंदर। क्या नाम है उसका? अधिवर्षण, इंग्लिश में कहते हैं उसको इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस जो वो किसमें खुलता है? वो खुलता है किसमें? शुक्र वाहिक के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर। ये जो चार हैं ये क्या है आपकी? ये है सहायक नलिकाएं, मेल एसेसरी डक्ट हैं। चलो आगे बात करेंगे शुक्राणु का मार्ग। शुक्राणु बन गया और उसके बाद में उसका रास्ता क्या होता है? ठीक है, उसका रास्ता क्या होता है भाई? शुक्राणु बनता किसमें है? बनता शुक्रजनक नलिकाएं जो है वहां बनता है। शुक्राणु कहां बनता है? शुक्रजनक नलिका में बनता है। तो उसका जो रास्ता होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? भाई आप घर से जा रहे हो कहीं पे, आप अपने घर से निकल रहे हो तो आपका रास्ता आपके घर से स्टार्ट होगा ना। अरे आप अपने घर पे हो, कहीं जाना है आपको, तो आपका जो रास्ता है आपके घर से ही तो स्टार्ट होगा ना। बिल्कुल सही बात है, घर से स्टार्ट होगा। तो ये जो बनते हैं कहां पे हैं? शुक्रजनक नलिका में बनते हैं। तो इनका रास्ता, इनका जो मार्ग है वो यहां से तो स्टार्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। शुक्रजनक नलिका से कौन जुड़ा हुआ होता है? अगर आपने डायग्राम याद है ना आपको, तो ये आपको पूरा रास्ता पता है। शुक्रजनक नलिका थी किसके अंदर? कमरों के अंदर। उनसे निकले थे पतले पतले पाइप निकले थे और आपस में मिलकर उन्होंने जाल बनाया था। कौन से थे? रेटिडेस्टिस, वषण जाल, ठीक है। तो शुक्रजनक नलिका के बाद में कहां जाता है शुक्राणु? वषण जाल में जाता है। वषण जाल जो छोटे छोटे पाइप जो बड़े पाइप में खुलते हैं, नाम क्या बताया था मैंने उसका? शुक्र वाहिका बताया था, वासा इफ्रेंसिया बताया था। तो उसके बाद में कहां जाता है? शुक्र वाहिका में जाता है आपका शुक्राणु, ठीक है। उसके बाद में शुक्राणु कहां जाता है? शुक्र वाहिका के बाद में क्या आया था? अधिवर्षण। अगर आपको याद सीक्वेंस डायग्राम दिखा है तो ये याद है आपको, ठीक है ना। अधिवर्षण, इंग्लिश में इपिडिडाइमिस। अधिवर्षण के बाद में क्या आता है? शुक्र वाहक आता है, वास डिफरेंस, ठीक है। शुक्र वाहक के बाद में क्या आएगा? स्खलन नलिका है। ये कौन सी नलिका? स्खलन नलिका, जिसको कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो फिर शुक्राणु कहां जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका के अंदर जाएगा। और उसके बाद में जो शुक्राणु कहां जाएगा? मूत्र मार्ग में चला जाता है और बाहर निकल जाते हैं शुक्राणु। सही बात है क्या? ठीक बात है, ठीक। चलो मैं एक पॉइंट यहां पे ऐड कर देता हूं अधिवर्षण के अंदर। डायग्राम में ऐड करूं क्या? चलो डायग्राम में ऐड कर देता हूं, अधिवर्षण वाले में ऐड कर देता हूं। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से शुक्राणु का भंडारण, शुक्राणु का भंडारण और परिपक्वन होता है, ठीक है। तो आपके जो अधिवर्षण है, अधिवर्षण जो है उनमें क्या होता है? अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से क्या होते हैं? शुक्राणु जो है उनका भंडारण होता है, वहां पर थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए इनको स्टोरेज कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। उसके अलावा उनका परिपक्वन भी यहां पे होता है। ठीक बात है क्या? ठीक है, चलो जी, चलो भैया, यहां तक अपन ने पढ़ लिया, शुक्राणु का मार्ग पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की बात भी कर ही लेते हैं। चलो लगे हां, सहायक ग्रंथियों की बात भी कर ही लेते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी पे मूव करेंगे। सहायक ग्रंथियां देखो अपन ने कहा था सीक्वेंस में, उसी में पढ़ रहे हैं। पुरुष जनन तंत्र अपन पढ़ रहे थे, क्या बताया मैंने? वर्षण, सहायक नलिकाएं, फिर सहायक ग्रंथियां, फिर अपन बाह्य जननांग। वर्षण पढ़ लिया, सहायक नलिकाएं पढ़ ली। बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की, मेल एसेसरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स है भाई, 3 ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? नाम देखो, पहली है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमाइनल वेसाइकल। क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसाइकल, शुक्राशय ग्रंथि। दूसरी है पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि, पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक बात है। एक है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी? बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, बुलबुल नहीं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का देखो नाम है काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। अब समझो भैया, सबसे पहले तो शुक्राशय ग्रंथि जो है वो कितनी होती है? 2 होती हैं। 2 का मतलब क्या होता है? जोड़े में है। क्या है ये? जोड़े में होती हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, जोड़ा होता है एक, ठीक है। शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती है? 2 होती है, मतलब जोड़ा है इनका। वहीं मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है जी? 1 होती है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड जो है वो कितनी होती है? 2 होती है। मतलब क्या है? ये भी क्या है? जोड़े में। अरे जोड़ा कितने का बनता है? 2 का तो बनता है जोड़े में। ये भी क्या है? जोड़े में। तो जोड़े में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो भी जोड़े में है। वही मैं बात करूं शुक्राशय ग्रंथि तो वो भी क्या है? जोड़े में है। ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी? शुक्राशय ग्रंथि क्या करती है? शुक्राशय ग्रंथि क्या करती है? यह शुक्र रस का श्रवण करती है। शुक्र रस का श्रवण करती है, शुक्र रस बनाती है। शुक्र रस को इंग्लिश में कहते हैं सीमन का बनाती है। सीमन बनाने का काम किसका है? शुक्राशय ग्रंथि का है। 70% जो सीमन है ना, 70% जो सीमन है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। कितना परसेंट है? 70%, 60 से 70% मान लेना। 70% के आसपास जो सीमन है वो कौन बनाता है? यही शुक्राशय ग्रंथि बनाती है। कौन बनाती है? शुक्राशय ग्रंथि बनाती है। 70 से 70% सीमन जो है शुक्र रस वो कौन बनाता है? यही बनाती है।
शुक्राशय ग्रंथि। इसमें थोड़ा ये कैसे होती है, थोड़ा क्षारीय होता है, इसका जो सिक्रीशन है, जो श्रवण है, जो ये जो शुक्र रस बनाती है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है थोड़ा सा, फ्रक्टोज होता है उसमें, फिब्रिनोजन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक बात है। वही मैं बात करूं पुरुष या फिर पुरुष ग्रंथि की, तो ये एक होती है, आयंस होते हैं इसमें, एंजाइम्स निकालती है ये पुरुष या फिर पुरुष ग्रंथि, क्या निकालती है, आयंस, एंजाइम्स, और 30% श्रवण ये करती है। कौन करती है, पुरुष या फिर पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। वही मैं बात करूं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है, काउपर्स ग्लैंड, ये क्या काम करती है, जोड़े में होती है, 2 होती हैं, और इसका जो स्राव निकलता है ना, ये जो सिक्रीशन करती है, इसका जो स्राव निकलता है वो लुब्रिकेशन में मदद करता है, स्नेहन में मदद करता है। ठीक है, स्नेहन या फिर लुब्रिकेशन में मदद करता है। ठीक बात है। मूत्र मार्ग में एसिडिटी कम करता है। आप सबको पता है कि जो पुरुष होते हैं उसके अंदर शुक्राणु स्पर्म के लिए और मूत्र के लिए एक ही रास्ता है जी। ठीक है, जहां से मूत्र निकलता है, जहां से स्पर्म निकलते हैं, वो एक ही रास्ते से निकलते हैं। तो आप सबको पता है कि जो मूत्र है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक बात है। और मैं वही बात करूं, पीएच बता रखी है मैंने जो चैप्टर बताया था ना, लेकिन आप तो पता नहीं मेरे से पढ़े नहीं पढ़े ना। तो जो मूत्र वो कैसा होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। और ये जो सीमन होता है ना, जो वीर्य होता है, वो कैसा होता है, वो होता है थोड़ा सा क्षारीय। ठीक है, तो थोड़ा सा वो क्षारीय, ये तो क्षारीय होता है, और जो सीमन है वो क्षारीय होता है। और वही मैं बात करूं मूत्र, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो उसको, उस एसिडिटी को कम करके कौन रखता है, उस एसिडिटी को कम करने का काम किसका है, ये बुल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन, इसका स्राव निकलेगा, वो क्या करेगा, मूत्र मार्ग में एसिडिटी जो है उसको कम कर देगा, उसको क्या कर देगा, कम करके रखता है। ठीक बात है क्या, ठीक है। चलो अब एक लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इन ग्रंथियों के स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम्स की मात्रा होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये वाले आपको याद होनी चाहिए। जो ये ग्रंथियां, तीनों जो ग्रंथियां हैं, इनके स्राव में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और अन्य एंजाइम्स की मात्रा होती है। ठीक बात है। अब अपन एनसीईआरटी पर चलेंगे। चलो आ जाओ, यहां थे अपन, है ना। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या आती हैं, वर्षण जालिकाएं आती हैं। बता दिया मैंने आपको क्या आती हैं, वर्षण जालिकाएं। ये हैंग क्यों हो रहा है आज, ओ इसका डिश हो गया ये, तो इसलिए हो रहा है ना। चलो कोई नहीं, 12% अभी तो। अंतर्गत वर्षण जालिकाएं आती हैं, रेटिडेस्टिस आती हैं। बता दिया मैंने आपको, सहायक नलिका होती है वर्षण जालिका। उसके बाद में क्या आती है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वास एफरेंसिया। बता दिया मैंने आपको, ये भी क्या सहायक नलिका है। उसके बाद में अधिवर्षण इपिडिडाइमिस आता है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, शुक्रवाहक आता है, वास डेफरेंस आता है। ठीक बात है। फिर आगे चलो, आगे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, होते हैं वर्षण की शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। बताया मैंने आपको कि भैया ये देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइंस दे रखी हैं, ये मैंने आपको बताया, बस वही बातें, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, वर्षण की जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, मतलब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, वर्षण की शुक्रजनक नलिका, ठीक है, वो कहां खुलती है, वो वर्षण नलिका के माध्यम से। ठीक है, वर्षण नलिका किसको कहा, वर्षण जालिका को कहा है। कहां कहा, किसको कहा है, वर्षण जालिका। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं, वर्षण जालिका, वर्षण जालिका। ठीक है, जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो कहां खुलती हैं, वर्षण जालिका में खुलती हैं, और वर्षण जालिका के माध्यम से वो कहां खुलेंगी, शुक्र वाहिका में खुलेंगी। अरे ठीक बात है क्या, ठीक बात है। उसके बाद में यह शुक्र वाहिका वर्षण से चलकर अधिवर्षण में खुलती हैं। शुक्र वाहिका फिर कहां खुलेगी, अधिवर्षण में खुलेगी। ठीक बात है क्या, ठीक बात है, अधिवर्षण में खुलती है। फिर उसके बाद में जो प्रत्येक वर्षण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। ठीक है, पश्च सतह मतलब ऊपरी भाग में। देखो मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूं, एक मिनट। ये देखो, आगे आ जाओ डायग्राम। ये देखो, जो शुक्र वाहिका है, जो शुक्र वाहिका जो देखो ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, पश्च मतलब पीछे वाले भाग में स्थित है। ठीक बात है। चलो, पश्च सतह पर स्थित होती है। एक अधिवर्षण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाते हैं। तो ये देखो यहां पर डायग्राम में देखो, ये क्या है आपका, अधिवर्षण है, ये अधिवर्षण है। ये अधिवर्षण फिर किस में खुलेगा, शुक्रवाहक में खुलेगा। ये शुक्रवाहक जो वो कहां जाएगा, उदर गुहा में चला जाएगा। ठीक बात है, आ जाओ। उदर की ओर ऊपर जाती है, मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। जो मूत्राशय होता है, जो ब्लेडर गाल, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, उसके ऊपर एक लूप बनाएगी, गोल गोल चक्कर बनाएगी, लूप बनाती है। ठीक है, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, और एक मिनट, मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये मैंने आपको अभी बताया। आपको देखो ये डायग्राम, ये चलते हैं पथ में, एक पथ में आते हैं, वापस आ जाओ। तो ये देखो स्खलन नलिका में खुलती है ना, शुक्र भाग जो है किसमें खुलती है, जो स्खलन नलिका है उसमें खुलती है। ठीक बात है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाते हैं। मूत्राशय कहां से आ गया, मूत्राशय भाई उदर गुहा के अंदर जाओगे तो मूत्राशय भी तो यूरिनरी ब्लेडर है, उसके ऊपर एक लूप बनाएगी। ये कौन बनाएगी, सूत्र भाग जो है आपका वास डेफरेंस जो है वो एक लूप बनाती है। ठीक बात है।
और लूप बनाती है, और इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, शुक्राशय से एक वाहिनी आती है। शुक्राशय कौन है? यहां पर आपकी जो ग्लैंड्स है ना वो आ गई, ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि, ये देखो शुक्राशय ग्रंथि, ये शुक्राशय ग्रंथि, इससे क्या आएगी, एक नलिका आएगी और वो आके किसमें खुल जाएगी, इस शुक्रवाहक में खुल जाएगी, ठीक है। ऐसे ये कहां से आ रही है, ये इस ग्रंथि से आ रही है, ठीक है। तो इस ग्रंथि का जो श्रवण है वो भी तो शामिल होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। इस प्रकार से शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और फिर मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में, स्खलनीय वाहिनी जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, उसके रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वर्षण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। ये मैंने आपको पूरा जो आपको मार्ग है वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से मार्ग चलता है, ठीक है। भंडारण भी मैंने आपको बता दिया, भंडारण कहां होता है, अधिवर्षण के अंतर्गत कुछ टाइम के लिए कुछ अस्थायी समय के लिए क्या होता है, भंडारण होता है, और वहां पर इनका परिपक्वन भी होता है, ठीक है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीशन पेनिस के माध्यम से गुजरता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर, ये तो अपन पढ़ चुके हैं वैसे भी। मूत्र मार्ग जो है वो निकलकर पुरुष के शीशन पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र से खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जहां से मूत्र निकलता है उसको कहते हैं मूत्राशय मुख, ठीक है। तो ये होगी अपनी बातें एनसीईआरटी की। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका पाथवे है, ये पूरा पाथवे यहाँ क्लियर हो गया आपका। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्रंथियां हैं, इनके बारे में अलग अलग ग्रंथियों के नाम नहीं लिखे रखे हैं यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ऐसे नाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है, शुक्राशय ग्रंथि की थोड़ी सी बात करती है एनसीईआरटी, ठीक है। नहीं, आगे है शुक्राशय और इनकी बातें हैं। पहले सेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन ग्रंथियों पर चलेंगे। चलो पहले सेशन के बारे में पढ़ लेता ताकि पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए। बाह्य जननांग की बात करेंगे। बाह्य जननांग क्या होता है, पुरुष के अंदर बाह्य जननांग क्या होता है, शीशन होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, शीशन कहते हैं, इंग्लिश में पीनिस कहा जाता है ना, पेनिस, पीनिस जो बोलो है ना। इसे किससे बना हुआ होता है, ये जो बाह्य जननांग जो शीशन है वो किससे बना हुआ होता है, वो इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। ये विशेष प्रकार के उत्तक हैं जिनको कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। ये विशेष प्रकार के उत्तक से बना हुआ होता है। इन विशेष प्रकार के उत्तकों की मदद से ही क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, जो शीशन है उसके अंदर क्या होता है, उद्घर्षण होता है। उद्घर्षण या फिर उठान, इंग्लिश में इसको इरेक्शन कहते हैं। शीशन के अंदर, पेनिस के अंदर इरेक्शन आता है ना, इरेक्शन आता है, उठान आता है। वो किस वजह से आता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार के उत्तकों से बना हुआ होता है, इनको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। शीशन का जो विस्तारित भाग है, ये देखो, ये ऐसा शीशन होता है, ये शीशन है, ठीक है। और इसका जो आगे का जो विस्तारित भाग है ना, ये देखो, ये आगे का जो विस्तारित भाग है, ये जो आगे का विस्तारित भाग है, इस विस्तारित भाग को क्या कहते हैं, मुंडलिंग कहते हैं। ये आगे वाला जो विस्तारित भाग है ना, आगे से थोड़ा सा विस्तारित भाग होता है शीशन का ना, इसको क्या कहते हैं, मुंडलिंग कहते हैं। ग्लांस पेनिस कहा जाता है इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहलाता है, और हिंदी में इसको मुंडलिंग कहते हैं, जो आगे का विस्तारित भाग होता है ना उसको। ग्लांस पेनिस त्वचा से बनी एक छोटी परत से आवृत होती है। इस परत को फोरस्किन या फिर प्रोप्यूस या फिर अग्रछद कहते हैं। देखो, ये क्या है, शीशन है, पेनिस, ठीक है। थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है। आगे का जो हिस्सा होता है इसका, वो क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, विस्तारित होता है, ठीक बात है, विस्तारित होता है। और इसके ऊपर मैं एक एनसीईआरटी ये कहती है, इसके ऊपर एक स्किन की, पतली स्किन की एक लेयर होती, चढ़ी हुई होती है। इसके ऊपर स्किन की एक पतली लेयर चढ़ी हुई होती है, पतली लेयर चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर। उस पतली लेयर को क्या कहते हैं, उस पतली लेयर को क्या कहते हैं, एक मिनट रुको भाई, ठीक है। इस पतली लेयर को क्या कहते हैं, अभी तो गिर जाता है ना, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस किसको कहते हैं, ये जो आपका जो उभरा हुआ भाग है इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है ना। इस पर एक त्वचा से बनी एक छोटी परत होती है ना, इस पर एक त्वचा से बनी एक छोटी सी परत होती है, जो क्या कहते हैं अपन, उससे आवृत होती है ग्लांस पेनिस। देखो, इसके ऊपर चढ़ी हुई इसलिए आवृत है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्किन को, ऊपर वाली जो त्वचा है इसको क्या कहा जाता है, इसको फोर स्किन कह दो, प्रप्यूस कह दो, या फिर हिंदी में अग्रछद कहते हैं इसको, ठीक बात है क्या। चलो अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। शीशन पुरुष की बाहरी जननेंद्रियों है, ठीक है, मतलब बाह्य जननांग है, ठीक है। यह विशेष प्रकार के उत्तकों का बना हुआ होता है, बता दें मैंने आपको, विशेष प्रकार के उत्तकों से, जिनको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं अपन, ठीक है, जो शीशन के उद्घर्षण या उठान, इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है ना। तो शीशन है, उसके उद्घर्षण या कह लो, उठान कह लो, इरेक्शन कह लो, उसमें ये सहायता करते हैं ये उत्तक, ठीक है। प्रदान कर वीर्य सेचन इंसेमाइनेशन को सुगम बनाते हैं। वीर्य सेचन किसको कहा था अपन ने, कि जो स्त्री जनन जो पथ है उसके अंदर अपन को, अपन ने जो स्पर्म जो है, शुक्राणु जो उनको पहुंचाना है, उसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पीनिस की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। शीशन जो उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, शीशन में इरेक्शन होगा, उठान होगा, तभी तो वो वहां तक पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, तो ये वीर्य सेचन को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। शीशन का अंतिम वर्धित भाग जो है, अंतिम वर्धित भाग, ठीक है, जो आपका वर्धित भाग का मतलब जो आगे से फैला हुआ जो भाग है, ठीक है, भाग शीशन का मुंडलिंग या फिर ग्लांस पेनिस इनको कहा जाता है,
ठीक है। एक ढीली त्वचा से ढका हुआ होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या छोटी सी ढीली त्वचा से क्या ढका हुआ होता है, जैसे अग्रछद या फिर फोर स्किन या फिर इंग्लिश में प्रीप्यूस कहा जाता है। ठीक बात है, बता दिया मैंने आपको ये चीज। अब यहां पर पुरुष के लिए ग्रंथि भी दे रखी है। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय का होता है, बता दिया मैंने, शुक्राशय ग्रंथि जोड़े में होती है 2, ठीक है। पुरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो क्या होती है आपकी एक ही होती है। एक जोड़ा किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का होता है, ठीक है, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्र ये सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, ठीक है, इसको फल शर्करा भी कहते हैं, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल जो ग्रंथियां हैं वो स्राव के मैथुन के दौरान स्नेहन ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, बता चुका हूं अभी आपको, है ना, प्रदान करने में भी सहायक होता है। चलो अब आगे स्त्री जनन तंत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां तक आपका पुरुष जनन तंत्र जो है आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना। अब मैं आपको बता दूंगा किसके बारे में, शुक्राणु जनन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन खत्म करेंगे इसके बारे में, है ना। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा यार, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो शुक्राणु जनन की बात करते हैं, ठीक है। कैसे शुक्राणु बनता है, सबसे पहले तो क्या है, शुक्रजन है, स्पर्मेटोगोनिया है। मैंने आपको बताया था नर जर्म कोशिकाएं जिनको शुक्राणु जन भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो वही स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जनन। इनके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होगा। जैसे ही इनके अंदर माइटोसिस होगा तो इनमें क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेगी। क्या बनेगी, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेगी, जिनको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसमें होगा, प्राथमिक जो शुक्र कोशिकाएं हैं, देखो ऐसे बनाते हुए चलते हैं, ये मान लो क्या है आपके शुक्राणु जन है। इसके अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन हो गया। क्या बन गए, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई। इन प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में क्या बनेगा, इनमें क्या बनेगा, अपन आगे एक को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या बन गई, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बन गई। क्या बन गई, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। ये जो बनी है क्या है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा वाला होगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं, अभी अपन बात करेंगे जब अपन कोशिका विभाजन वाला पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे इनके, ना। तो मियोसिस जब सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो एक को अपन लेके चलते हैं आगे, ना। इसके अंदर जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। एक से ही क्या बनेंगे, 4 बनते हैं। इसको ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं, एक मिनट, ये लो, ठीक है। 4 बनेंगे, शुक्राणु परशु, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ना। 4 क्या बन जाएंगे, शुक्राणु परशु बनेंगे। फिर ये आगे जाके क्या बनेंगे, रूपांतरित होंगे, मॉडिफाई होंगे, और मॉडिफाई होने के बाद में थोड़े से डेवलप होंगे, और डेवलप होने के बाद में क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। ये डेवलप होंगे और डेवलप होने के बाद में क्या बन गई, ये देखो स्पर्म बन गए, तो ये क्या बन गए, शुक्राणु बन जाते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु बनते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शुक्राणु जन है, स्पर्मेटोगोनिया है। उनके अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद में क्या बना, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं क्या कहेंगे अपन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ, मियोसिस 1 हुआ। फिर क्या बने, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। फिर क्या हुआ, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिनको इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं, मियोसिस सेकंड हुआ। और क्या बने यहाँ पर, शुक्राणु परशु, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। स्पर्मेटिड बनने के बाद में वो क्या होता है, रूपांतरित होते हैं और शुक्राणु बना लेते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु बनता है, ठीक है, बिल्कुल इजी। चलो आ जाओ, अब एनसीईआरटी में देखते हैं। स्त्री जनन तंत्र को अपन छोड़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। पहले अपन शुक्राणु जनन करेंगे। शुक्राणु जनन कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, युग्मक जनन से। यहां आ जाओ। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में क्या होता है, वर्षण होता है। बता दिया मैंने आपको, ये पहले बता दिया था मैंने आपको कि प्राथमिक लैंगिक पुरुषों में क्या होता है, वर्षण होता है, और स्त्रियों में क्या होता है, अंडाशय। ये कल बात करेंगे। गेमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु बनेगा और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। अपन को पहले नर युग्मक पढ़ना है, ठीक है। वर्षण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, बता चुका हूं आपको। शुक्राणुजन भी कहते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है इनको, ठीक है। एक बहुवचन क्या इसका, स्पर्मेटोगोनिया, और एक वचन क्या इसका, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के शुरू होने के बाद में ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। उससे बचपन में थोड़ा स्टार्ट होती है, जो किशोरावस्था आ जाती है उसके बाद, प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है।
शुक्रजनक नलिकाएं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के भीति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन होगा, अभी बता चुका हूं आपको, माइटोसिस होगा सबसे पहले, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा, द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक बात है। और क्या बोलेगा, प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, ठीक है, कितने होते हैं, द्विगुणित मतलब 46 गुणसूत्र होंगे उनके अंदर, ठीक है, एक गुणसूत्र की 2 कॉपी होती हैं। और द्विगुणित का मतलब होता है कि हर गुणसूत्र की 2 कॉपी हो, उसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। और जिनके अंदर एक ही कॉपी होती है उनको अगुणित कहते हैं, ठीक बात है। तो प्रत्येक शुक्राणुजन कैसे होता है, द्विगुणित होता है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्रण होगा। अभी मैंने आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है, बता चुका हूं यहां पर एनसीईआरटी में, नहीं शायद दे रखा है आगे, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताया मैंने अभी आपको ना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस पहला, मियोसिस फर्स्ट, या फिर अर्धसूत्री विभाजन पहला, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। ये कैसा न्यूनकारी विभाजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब अगुणित जब मियोसिस हो जाती है ना, वापस बता रहा हूं, देखो माइटोसिस होती है, जब भी माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके अंदर जो है द्विगुणित ही रहता है। अगर द्विगुणित के अंदर माइटोसिस हो रहा है तो वो द्विगुणित ही रहेगा, लेकिन जब कोई द्विगुणित है उसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो वो क्या होता है, अगुणित हो जाता है। वो कैसा क्या हो जाता है, अगुणित हो जाता है। उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, जो कॉपी है एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी रह जाती है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में अगुणित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है, कहां थे, करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब वो जो है द्वितीयक जो शुक्राणु कोशिकाएं कैसी हैं, एन है, कैसी हैं, एन का मतलब क्या हुआ, अगुणित, ठीक है। ये कैसी हैं, 2n, और ये भी कैसी हैं, 2n का मतलब द्विगुणित। ये कैसी हैं, द्विगुणित। ये कैसी हैं, अगुणित, ठीक है। ये अगुणित हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। पहले कितने थे, 46 थे, कितने थे, 46 गुणसूत्र थे। अब कितने हैं, 23 हैं। क्यों, मैंने आपको कहा पहले कितनी थी, प्रत्येक जो गुणसूत्र था उसकी 2 कॉपी थी, अब कितनी है, एक ही कॉपी है, हर गुणसूत्र की एक ही कॉपी है, ठीक है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परशु स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। अब इनमें क्या होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, देखो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड हुआ, और क्या बने, शुक्राणु परशु, 4 शुक्राणु परशु बन गए, इनको इंग्लिश में स्पर्मेटिड कहते हैं। आ जाओ, स्पर्मेटिड पैदा करते हैं, ठीक है। शुक्राणु परशु रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोवा स्पर्म बनाते हैं। रूपांतरित होकर क्या बनाया इन्होंने, शुक्राणु स्पर्मेटोजोवा या फिर स्पर्म बनाया, ठीक है, स्पर्म बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। ये तो मैंने हेडिंग में लिख ही दिया था। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। चलो उसके आगे क्या लिखता है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित इनबेडेड, मतलब उनमें क्या है, घुस जाते हैं उनमें ना। ये देखो ये क्या है, सर्टोली कोशिकाएं हैं, इनके अंदर ये जो है शुक्राणु जाके घुस जाते हैं, इनके अंदर इम्बेड हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं ना, अंत स्थापित हो जाता है। और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित मतलब बाहर निकलते हैं। तो अभी कहां पर है, स्पर्म जो कहां पर, शुक्राणु जो कहां पर है, वो शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। और जिस प्रक्रिया से ये बाहर निकलेगा, शुक्रजनक नलिका से मोचित होगा, रिलीज होगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को कहते हैं वीर्यसेचन। अब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा, शुक्राणु जो है कहां पर है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना है, ठीक है, वहां से भी बाहर निकलेगा, उसको क्या कहते हैं, वीर्यसेचन, ठीक है। स्पर्मिएशन इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवना आरंभ से होने लगता है, क्योंकि इस दौरान जो है गोनेडोट्रोपिन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गोनेडोट्रोपिन जो है रिलीजिंग हार्मोन जो है, जीएनआरएच कहते हैं शॉर्ट में इसको, वो श्रवण होता है। कहां से उसकी वृद्धि होती है, उसका जो श्रवण है वो काफी ज्यादा होता है। कब, जब किशोरावस्था शुरू होती है, प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है, उस टाइम पर जीएनआरएच बहुत ज्यादा निकलता है। और जीएनआरएच जो है वो कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस, जिसको अधश्चेतक कहते हैं, ठीक है, वहां से ये निकलता है। और ये जो है जीएनआरएच क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इसके स्तर की में वृद्धि के कारण क्या होता है, अग्र पीयूष का मतलब क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है उसका जो अग्र भाग है, ठीक है, अग्र जो पीयूष ग्रंथि है उसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, पर कार्य करता है। और क्या निकालेगा, 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है, ठीक है। एक है पित्त पिंडकर, जिसको इंग्लिश में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, छोट में एलएच बताया था मैंने, एलएच और एफएस थोड़ी देर पहले ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और पुटकोदीपक हार्मोन
फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच निकल आता है, ठीक है। ये श्रवण को उद्दीपित करता है। एलएच लीडिक सेल्स पर कार्य करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एलएच जो काम करता है लीडिक कोशिकाओं पर काम करता है और उनसे क्या निकलता है, पुंजनों, ठीक है, पुंजन और या फिर इनको एंड्रोजन भी कहते हैं ना। तो जो लेडिक कोशिकाएं वो क्या करती हैं, लेडी कोशिकाएं जो है वो क्या करती हैं, देखो एलएच जो है वो किस पर काम करता है, लेडी कोशिकाओं पर, और लेडी कोशिका क्या करती है, नर जो वर्षण हार्मोन वो निकालती है। वर्षण हार्मोन जो है वो कौन सा, इनमें पुंजन या फिर एंड्रोजन, ठीक है, का संश्लेषण और इनका श्रवण करती है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में याद रखी हैं। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। ये वाली बात मैं देखो यहां पर बता चुका हूं। पीछे चलता हूं थोड़ा सा तो आपको दिखा भी दूं। ये देखो एलएच क्या करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर कार्य करता है, ठीक बात है। लेडिक सेल से क्या निकलता है, वर्षण हार्मोन, जिसको पुंजन या फिर एंड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता करते हैं। आइए अब हम शुक्राणु की संरचना की जांच करें, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी संरचना को एक शीर्ष, जो इसका शीर्ष होता है उसको हेड कहेंगे। स्पर्म की देख रहे हैं, स्पर्म को देख रहे हैं कैसा दिखता है, शुक्राणु कैसा दिखता है, बना तो लिया हमने, अब इसको देखते हैं कैसा दिखता है। शीर्ष एक तो हेड होगा, उसमें एक उसमें गर्दन होगी, नेक होगी, ग्रीवा होगी और एक मध्यखंड होगा उसमें, और पूंछ होगी, ठीक है। तो ये भाग होंगे कुछ। चलो, ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम देखो, ये ऊपर वाला क्या है, इसका शिर है, ठीक है। ये तो क्या है, शीर्ष हो गया, देखो यहां पर ये क्या है, शीर्ष है इसका ऊपर वाला भाग, ठीक है। ये क्या है, दूसरा भाग जो ग्रीवा, इसकी गर्दन है, गर्दन। वो आपके पास भी ये ना दिखे भाई, ये थोड़ा सा हमारा 5% ही बचा है, कोई नहीं, थोड़ा सा ही बस हो रहा है। खत्म करते हैं लेक्चर थोड़ी देर में, ये स्पर्म का अपन देख लें, उसके बाद खत्म करेंगे ना। चलो, ये क्या है, ऊपर वाला शीर्ष, ठीक बात है, हेड है इसका। इसके अंदर काम की चीज अपने लिए क्या है वो देखना। ये क्या है, अग्रपिंडक। ये अग्रपिंडक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। लिख देता हूं उसका नाम, एक्रोसोम इसको कहा जाता है, ठीक बात है, अग्रपिंडक। इसके बाहर ये क्या है, इसके बाहर क्या है, जीव द्रव्य कला है, जीव द्रव्य झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे इसको। इसके बाहर देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है। अग्रपिंडक में खास बात क्या है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं इस अग्रपिंडक के अंदर, क्या भरे हुए, इस अग्रपिंडक सॉरी इस अग्रपिंडक के अंदर, इस एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं, एंजाइम्स भरे हुए हैं। भैया एंजाइम्स भरे हुए तो ऐसी क्या खास बात होगी। ये एंजाइम्स काम आएंगे, कहां काम आएंगे, जब अपन निषेचन करवाते हैं ना, जब अपन निषेचन करवाते हैं उस समय पर ये एंजाइम्स जो काम आते हैं, ठीक बात है क्या, ठीक। तो इसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, वो निषेचन में अपने काम आएंगे। आगे अपन जब निषेचन पढ़ेंगे तो आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद रखना है कि अग्रपिंडक में क्या थे, एंजाइम्स थे, तब मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलो, ये ग्रीवा है। ये जो मध्यखंड है ना, ये जो मध्यखंड है, इसमें क्या है, इस मध्यखंड में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सही से लिखेगा, सही से लिखते हैं फिर। मध्यखंड में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी इसको भागना पड़ेगा ना, अरे स्पर्म को भागना पड़ता है, ठीक है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, इसमें डायलॉग भी सुना होगा, ठीक है, कि भैया जो रेस है जिंदगी की वो तो अपन पैदा नहीं होते हैं, उससे पहले ही हो जाती है, इससे पहले ही शुरू हो जाती है। स्पर्म जो है, एक स्पर्म जो है उसको भी दौड़ लगानी पड़ती है भाई, बहुत मिलियंस स्पर्म निकलेंगे, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, उनमें से किसी एक को मौका मिलता है अंडाणु के साथ में मिलकर निषेचन करने का। तो बहुत सारे निकलते हैं, उनमें से कोई एक जो वो रेस में जीतता है और वो आके क्या है, अंडाणु से मिलता है। तो यहां पर रेस होगी, रेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, इसलिए यहां पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं, क्या पर मध्यखंड में, ठीक है। ये पूंछ है, ये पूंछ है। ये पूंछ किस काम आती है शुक्राणु के अंदर, पूंछ का क्या काम है भैया, जब ये भाग रहा होगा, जब ये भाग रहा होगा तो पूंछ जो है वो ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे से सांप को भागते हुए देखा ना, सांप को भागते हुए देखा, वो ऐसे से चलता है, ठीक है, उस प्रकार से ही इसकी पूंछ जो है वो भी काम करेगी ऐसे से, तो क्या इसको भागने में मदद मिलेगी, ठीक बात है। चलो, अब यहां पर अपन एनसीईआरटी में आ जाते हैं वापस। टेल की बनी होती है, एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, बता दिया मैंने आपको। शुक्राणु की पूरी काया पूरी बॉडी पर आवृत करके रखती है। शुक्राणु के शीर्ष में दीर्घीकृत एलोंगेटेड अगुणित केंद्रक होता है। ये देखो केंद्रक यहां पर, ठीक है, अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। इसके अंदर सारा हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये मेल है, तो यहां से जो युग्म कैसा बना है, हैप्लॉइड तो बना, थोड़ी देर पहले बनाया ना अपन ने, हैप्लॉइड तो बनाया, अगुणित तो बनाया था। देखो यहां मैं लिख भी देता हूं, चलो दिखा देता हूं, वरना बोलोगे नहीं दिखाया भैया, आपने दिखाया ही नहीं। ये देखो यहां पर, ये देखो अगुणित हो गया था, ठीक है, तो ये आगे भी सारा अगुणित ही रहेगा मामला। तो शुक्राणु कैसे बने, अगुणित बने। चलो, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है इनमें, तथा इसका हैप्लॉइड मतलब अगुणित, ठीक है। इसका अगर भाग जो है वो टोपीनुमा संरचना होती है, बिल्कुल टोपीनुमा संरचना है, ठीक है, और जिससे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए एंजाइम, अगर यह अग्रपिंडक
उन प्रकीर्णकों मतलब एंजाइम से भरा हुआ होता है, एंजाइम से भरा हुआ होता है, जो किस काम आएंगे, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। अभी बताया मैंने आपको, आगे पूछूंगा अभी, ठीक है। ये निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में क्या है, असंख्य सूत्र कणिकाएं होती हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो मध्य खंड इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। अभी बताया मैंने आपको, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भरे होते हैं, ठीक बात है। जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भाई गति चाहिए तो उसके लिए ऊर्जा चाहिएगी, ठीक बात है, चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसके कारण शुक्राणु निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है, ठीक है। इनको आवश्यक गतिशीलता चाहिए तो उसके लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देंगे, ठीक है। मैथुन क्रिया के दौरान, ठीक है, कितना पुरुष जो है वो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है, ठीक है। एक बार जब मैथुन होता है उसमें कितने शुक्राणु बाहर निकलते हैं, 20 से 30 करोड़, ठीक है। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बाहर निकले हैं। उन शुक्राणु 20 से 30 करोड़ में से कोई एक शुक्राणु आगे भागेगा और वो जाके क्या है, मिलेगा अंडाणु से और बच्चा पैदा करेगा, ठीक है बात है। चलो, तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है वो स्खलित होते हैं, पता होना चाहिए आपको। सामान्य उर्वरता, ठीक है, सामान्य अगर फर्टिलिटी चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, सामान्य उर्वरता का मतलब क्या है, फर्टिलिटी। अगर नॉर्मल किसी को फर्टाइल होना है, किसी कपल है, ठीक है, कोई कपल मतलब कोई कपल मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसको अगर फर्टाइल, ठीक है, होना है, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सामान्य उर्वरता के लिए लगभग 60% जो शुक्राणु है वो निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। जितने वो शुक्राणु निकाला ना 20 से 30 करोड़, उनमें से 60% जो है उनकी आकृति, ठीक है, और उनकी आकार, ठीक है, उनका सामान्य आकार, उनकी जो आकृति है वो सामान्य होनी चाहिए, उनकी मॉर्फोलॉजी है वो उनकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। 60% शुक्राणु तो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, ठीक बात है। 60% जो निश्चित रूप से जो सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% जो है वह आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता। 60% जो है वो कैसे होने चाहिए, 20 से 30 करोड़ निकाल दें भाई, उनमें से 60% तो कैसे होने चाहिए, 60% तो बढ़िया मॉर्फोलॉजी वाले होने चाहिए, जिनके रूपरेखा बढ़िया हो, आकार बढ़िया हो। 40% जो है वो बढ़िया भागने वाले भी होने चाहिए, और भागेंगे नहीं तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं अंडाणु तक, इसलिए भागने वाले भी होने चाहिए 40%, ठीक है। अगर ये सारा 60% 40% अगर किसी इंसान किसी आदमी में है तो वो बढ़िया क्या है, उर्वरक है, फर्टाइल कपल है, सॉरी फर्टाइल मेल है, कपल बोलो, फर्टाइल मेल है, वो ऐसा मनुष्य, कैसा ऐसा आदमी फर्टाइल है, ठीक है। चलो यहां पर अपना क्या हो जाता है, ये स्पर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये भी है शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं से द्वारा वाहित होता है, बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, है ना। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवर्षण, बताया था मैंने आपको, अधिवर्षण में क्या होता है, परिपक्वता होती है, ठीक है, और गतिशीलता के लिए अधिवर्षण में ये यहां पर रहते हैं, ठीक है। शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथि का श्रवण भी इनमें काम आता है, बताया मैंने आपको, जो आपकी 3 ग्रंथियां हैं, आपकी शुक्राशय, पुरुष ग्रंथि, ठीक है, और बल्बो ग्लैंड, ठीक है, उनके जो आवश्यक जो है श्रवण वो भी काम आते हैं। शुक्राणुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। कि क्या क्या है, एक तो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु प्लस जो आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स, उनका श्रवण, ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। समझ में आई क्या बात, ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, सीमन बनाते हैं, ठीक है। पुरुष की सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों के कार्य को वर्षण हार्मोन एंड्रोजन्स बनाए रखता है। जो जितने कार्य हैं पुरुष के, जो ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां और सहायक जो नलिकाएं, उनके जो काम है उनको सही से करवाने के लिए कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सही काम करवाता है, वर्षण हार्मोन जो सही से काम करवाता है। यहां पर जो है अपना पुरुष जनन जो तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। कल अपन बात करेंगे, कल या फिर जो आगे जो भी लेक्चर होगा वो शेड्यूल बता दूंगा आपको, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र और आपका पूरा चैप्टर उसको अगले भाग में कंप्लीट करेंगे। इतना डिटेल में अपन करने वाले हैं, आपको आइडिया भी लग गया होगा अपन एनसीईआरटी किस डिटेल में करने वाले हैं, ठीक बात है। तो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कि जितने कमेंट करोगे उतनी जल्दी शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, मजा आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।